Class 9, Chapter 4, Structures of Atom. So in this particular chapter, we will study first models of atom. एटम के जो डिफरेंट ओवर द ईयर्स ओवर द सेंचुरीज डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स बताए कि एटम ऐसा होता है दिखने में। सबसे पहले किसने बताया? थॉमसन ने। तो थॉमसन ने जो मॉडल बताया उसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर देख अनदर साइंटिस्ट केम रदरफोर्ड, तो उन्होंने जो मॉडल बताया एटम का कि एटम में क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड इन द एंड बोस का जो मॉडल है, मॉडल ऑफ एटम, जो उन्होंने बताया कि एटम कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एज वी नो कि एटम जो है डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इतना तो आजकल हम जान ही गए, राइट। तो ये क्या होते हैं और इनका बिहेवियर कैसे होता है, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमने ये जान चुके हैं अभी तक कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम चुके हैं। तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो किस किस ऑर्बिट में है। जैसे हमने बोला था एक जैसे सोलर सिस्टम के अंदर सन है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, यही हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे रोटेट करते हैं और क्या एक ही शेल, क्या एक ही ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो पढ़ेंगे हम। वी ऑल्सो लर्न कि हाउ टू फाइंड वैलेंसी ऑफ एन एटम। हमने वैलेंसी क्या बोला था? आयंस बनते हैं ना, एटम्स इलेक्ट्रॉन्स या तो देते हैं या लेते हैं। तो कौन एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, ले सकता है, वो वैलेंसी होती है। तो हाउ टू फाइंड वैलेंसी ऑफ एन एटम, कि एक एटम कितने दे सकता है, कितने ले सकता है, उसके बारे में इस चैप्टर में बहुत क्लियरली पढ़ेंगे, राइट। सो वी विल आल्सो लर्न कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये पहली बात क्या होते हैं और इनके बीच में रिलेशन क्या है। एंड इन द एंड वी विल क्लोज द चैप्टर विद व्हाट इज एन आइसोटोप्स एंड एन आइसोबार, ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर। जैसे हम हर बार करते हैं, तो हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था? वी लर्न कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। दुनिया में कोई भी चीज़ बनी है वो एटम से ही मिलके बनी है। जैसे हमारा घर, बिल्डिंग ब्लॉक्स हमने क्यों बोला था? जैसे हमने कहा था जो हमारा घर एक एक ईंट मिला मिला के करके कमरा बनता है, फिर घर बनता है, उसी तरीके से एटम्स को जोड़ जोड़ के हर चीज़ बनती है दुनिया की। प्लस हमने ये जाना था कि एटम्स जो होते हैं डिफरेंट साइज के होते हैं, राइट। डिफरेंट उनका नेचर होता है। तो सिंपल एटम फॉर्म में ऐसे होते हैं। यदि इनमें से इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा हो जाएं, चोरी हो जाए इनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो इनके चारों तरफ घूम रहा है, तो दे फॉर्म्स आयन। और जब आयन फॉर्म में आते हैं तो ये क्या होते हैं, काफ़ी रिएक्टिव हो जाते हैं। सो व्हेन दे हैव रिएक्शंस दे फॉर्म बॉन्ड्स। तो जब बॉन्ड बनते हैं तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सो दीज थिंग्स वी लर्न। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो हमने ये भी जाना था दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसका मास ना हो। तो जो एटम या आयन फॉर्म में होता है उनका मास क्या होता है? एटॉमिक मास। और उसकी यूनिट क्या होती है? यूनिफाइड मास यूनिट, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम में मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा? उसका मॉलिकुलर मास होगा, उसको भी यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इनका मास इतना कम होता है, तो एक साइंटिस्ट ने क्या बोला था, उनका नाम क्या था? अवोगाड्रो। उन्होंने एक अवोगाड्रो कांस्टेंट बताया था। एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ 22 है तो यहाँ क्या होगा? 23 होगा। ये याद रखने का तरीका है। तो इन्होंने क्या बोला था कि ये जो कांस्टेंट है, या मैं इसको बोल सकता हूँ 1 मोल। जब भी मैं 1 मोल बोलूँगा, जैसे एक दर्जन बोलता हूँ, या 1 डजन मीन्स 12। कोई भी चीज़ यदि 12 नंबर्स हैं, 12 बनाना हो, 12 एप्पल्स हो, तो 1 डजन हुए। ऐसे ही जब मैं 1 मोल बोलते हैं तो हमने क्या जाना था? वो एवोगाड्रो इतने इतने एटम्स होंगे। क्योंकि ये क्यों नंबर यूज़ किया गया था? क्योंकि एटम बहुत छोटे होते हैं। जब इतने सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम उनको ग्राम में बोल सकते हैं, अदरवाइज एटॉमिक मास यूनिट में बोलते हैं। जब 1 मोल ऑफ मैं एटम लूंगा, ऑफ एक्स मीन्स एटम लेता हूँ, तो उसको मैं बोलूंगा एटॉमिक मास इन ग्राम, राइट। सिमिलरली यदि मॉलिक्यूल ले लेता हूँ तो मॉलिक्यूलर मास यू है, तो मैं यदि उसको क्या लिखूंगा? इतने 1 मोल लिए ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए, तो क्या हो जाएगा? इट इज़ मोलर मास इन ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दूंगा, वो इक्वल टू 1 मोल ऑफ ये पर्टिकुलर वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए, राइट। ये सब हमने पढ़ा था। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे अब हम? इस चैप्टर में हम स्पेसिफिक चीज़ ये पढ़ेंगे कि व्हाट मेक्स द एटम ऑफ एन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। ये मीन्स हाइड्रोजन का एलिमेंट ऑक्सीजन से क्यों डिफरेंट है। ये सेम वे में इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कैल्शियम, राइट। ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? जैसे हम लोग सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्या हम जानते हैं कि हमारे डीएनए अलग अलग होते हैं, हमारे जो क्रोमोसोम्स मदर फादर से आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, राइट। सेम वे में इनमें वो क्या चीज़ होती है कि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ को सबको डिफरेंट बनाती है, इनका कलर, शेप, साइज सब डिफरेंट होते हैं, वो क्या चीज़ होती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर का मेन एम यही है। और दूसरा एम ये भी है कि आर द एटम्स रियली इनडिजिबल एज प्रपोज बाय डाल्टन।
जो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डाल्टन ने क्या बोला था कि भाई हर चीज़ एटम से बनी हुई है, बट दैट मीन्स एटम इज द लास्ट डिवीजन, डिवाइड करते गए सबसे छोटी चीज़ यही मिली थी हमको, एटम। ऐसा है क्या? और आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम, क्या एटम के अंदर भी कुछ है? और आज की डेट में आप लोग जानते ही हो, और ये हमने प्रीवियस चैप्टर में टच तो किया ही था कि क्वांटम माइक्रोस्कोप के आजकल तो हमारे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हम उनके फोटो भी खींच सकते हैं एटम्स के, दो दे आर सो स्मॉल, जो कि हमारे इमेजिन से बाहर थे, बट वी कैन डू, जैसे क्वांटम माइक्रोस्कोप से दिस इज द लेटेस्ट फोटो ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। और हमने ये भी जाना था कि एटम जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये भी हम जानते हैं बेसिकली, राइट, कि उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। पर ये जो चीज़ अभी हम जानते हैं उस समय डेल्टन तो नहीं जानता था। तो डेल्टन ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि एटम सबसे छोटी चीज़ है। उस समय तो उनको नहीं मालूम था कि उसके अंदर भी कुछ होता है, इसके अंदर होता है मीन्स देर आर स्मॉल थिंग, मीन्स और भी छोटी चीज़ है, दैट इज न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर और भी चीज़ें हैं। और आज तो हम और भी आगे तक जान गए कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उसके अंदर भी आप जाओगे तो यू विल फाइंड क्वार्ट्स, उसके अंदर गॉड पार्टिकल मिलता है। दैट मीन्स जैसे जैसे साइंस डेवलप होती गई थिंग्स हम और ज़्यादा गए, मीन्स एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जाओगे क्वार्ट्स, क्वार्ट्स के अंदर जाओगे यू विल फाइंड गॉड पार्टिकल, दैट मीन्स फर्दर और छोटे पार्टिकल्स हैं। पर क्योंकि हम अभी नाइन्थ क्लास में हैं तो अभी हम समझ रहे हैं हिस्ट्री, कैसे कैसे लोगों ने एटम्स के बारे में जाना, यही हमने प्रीवियस चैप्टर में समझा था, कैसे उन्होंने थिंक किया कि पहली बार सोचा कि एटम होता क्या चीज़ है, एंड दैट इज व्हाट दे डेवलप, राइट। बट पहली बार जो है लोगों के सामने जब डेल्टन ने बोला इससे ज़्यादा छोटा चीज़ नहीं हो सकती है, तो उनके दिमाग में क्यों आया कि भाई क्या इससे भी छोटा हो सकता है? ऐसा पहले उनके बारे में दिमाग में बत्ती कैसे जली? राइट, बोलते हैं ना हमारे दिमाग में बत्ती जल गई, बत्ती जल गई मीन्स आइडिया हैज स्ट्रक योर माइंड सडनली, है ना, टिंकल ऑफ लाइट टंग करके हो गया, आपके दिमाग में कुछ जनरेट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उस समय तक ना इलेक्ट्रिसिटी बन चुकी थी और स्टैटिक चार्ज। सो जब साइंटिस्ट ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे उसके बारे में, एंड द कंडीशन अंडर विच द इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंस, क्योंकि जैसे कैल्शियम है, आयरन है ना, सिल्वर है, गोल्ड है, सब में इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है वो डिफरेंट सब्सटेंस में डिफरेंट स्पीड से चलती है। जैसे लकड़ी के अंदर नहीं होते, दीज आर क्या बोलते हैं हम, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर आयरन एल्यूमिनियम जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ऐसा क्यों है? तो ये सारी चीज़ें वो पढ़ रहे थे। और सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से भी पहले दे नो अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, आप जानते हो ना स्टैटिक चार्ज। तो जब उन्होंने ये पढ़ा और ये चीज़ समझ रहे थे तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अलग अलग एटम्स जो होते हैं या अलग अलग जो चीज़ें बनी हुई हैं वो डिफरेंट सब्सटेंस से बनी हुई हैं। उनको ये मालूम है डिफरेंट एटम से बनी हुई है, दैट मीन्स यदि वो एटम यदि सेम टाइप के होते तो सेम सेम प्रॉपर्टी होती, बिकॉज एटम्स डिफरेंट है, ये सब एटम डिफरेंट है, दैट मीन्स इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो दैट मीन्स यदि मैं डेल्टन्स की थ्योरी बोलते हैं कि एटम से अंदर और कुछ नहीं हो सकता है, बट इनकी प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों चेंज हो रही है, राइट, क्यों डिफरेंट स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, दैट मीन्स समथिंग इज डिफरेंट। और इसी क्वेरी की वजह से जब ये इनके दिमाग में बत्ती जली तो साइंटिस्ट ने फर्दर सोचना शुरू किया। तो सबसे पहले यदि हम इसको ही समझ जाएं कि द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर, जो मैटर के अंदर किसी भी सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर चार्ज पार्टिकल है वो होता क्या है, उसको समझ जाए तो हम सबको समझ सकते हैं। तो यही साइंटिस्ट ने उस समय किया। या बोले हैं कि हाउ थिंग्स गेट चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बनने से भी पहले कपड़े तुम पहनते थे, और जब भी आपने देखा है रात में अंधेरे में आप कपड़ा उतारें, स्पेशली सर्दियों के टाइम में ना स्वेटर वगैरह आप उतारते हैं तो क्या होता है, चढ़ 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 करके लाइट होती जलती है, राइट, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। ये हमने पढ़ा था 8th क्लास में, क्लियर। तो ये कैसे चार्ज हो जाती है चीज़ें, चलो लेट्स रिवाइज इट। याद है ना कि हमने क्या किया था, एक स्केल लिया था, प्लास्टिक का स्केल लिया, राइट, उसको ऐसे हमने बहुत सारे एक क्लॉथ पे लिया, उसको रब किया, और रब करने के बाद जब हम उसको क्या करते हैं, प्लास्टिक के स्केल को रब करने के बाद देखो क्या होगा। रब किया था ये हमने आई थिंक 8th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। रब करने के बाद जब आप ऐसे कागज के पीसेस के पास लाते हो तो क्या होता है, इससे आपके स्केल से चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि इस पे स्टैटिक चार्ज आ गया, ये हमने जाना था। प्लस आपने बहुत बार देखा होगा ऐसा इस आप सर्कस वगैरह में कि इस टाइप का एक ग्लोब होता है जिस पे चार्ज पहले से इस पे चार्ज होता है। जब चार्ज होता है जैसे ये लड़की इसको टच करेगी देखो क्या होगा, इसके बाल सारे चार्ज हो गए, सब खड़े हो गए। तो ऐसा हुआ क्यों, ये राइट। तो यही क्वेश्चन लोगों
के दिमाग में आया कि कुछ तो है कि चीज़ें क्यों चार्ज होती हैं, वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, कहाँ से आता है ये चार्ज, राइट। जब ये आता है तो दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिजिबल। इस चीज़ का आंसर हम तभी दे सकते हैं, साइंटिस्ट ने सोचा कि 100% यदि एटम को मैं डिवाइड करूँ, दैट मीन्स एटम के अंदर ऐसा कुछ तो है एंड इस कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल जो कि चीज़ों को चार्ज कर देता है, जिसके बाद चार्ज हो गए। जैसे कपड़े हमारे चार्ज हो जाते हैं, जैसे हमने स्केल से वो कट पीस ऑफ पेपर जो स्टिक कर जा रहे हैं उससे, राइट। यदि हम एटम के अंदर की बारे जान गए, दैट मीन्स हम जान जाएंगे कि एटम के ऊपर कुछ चार्ज होता है। तो ये दिमाग में उन लोगों के साइंटिस्ट में आया और इसी चीज़ पे बहुत सारे लोग रिसर्च करते रहे। ड्यूरिंग द रिसर्च दे फाइंड इन 1900 एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। तो उन्होंने कहा कि एटम वाज इनडिविजुअल पार्टिकल बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन साहब ने क्या बोला कि ठीक है, एटम जो है इंडेस्ट्रक्टिबल है, इससे छोटा और कुछ नहीं होता है, बट इट कंटेन एटलीस्ट वन, एक उसमें इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, इतना तो क्लियर है। हम तोड़ के एटम के अंदर नहीं घुस सकते, बट एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जरूर होते हैं। दैट इज व्हाट जे थॉमसन सेड। सिमिलरली इनसे थोड़ा पहले 1886 में ई गोल्डस्टीन थे, उन्होंने डिस्कवर किया द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल रेस। जब वो गैस डिस्चार्ज के अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसमें कुछ रेज निकली, दैट इज कॉल्ड कैनाल रेस। एंड ही ऑब्जर्व कि दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो उस समय तक तो इलेक्ट्रॉन जानते नहीं थे, बट ही फाउंड आउट कि दीज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस which ultimately led to the discovery of another subatomic particle called proton। तो उन्होंने पहले प्रोटॉन के बारे में पता लगाया, किसके थ्रू, कैनाल रेस जो गैस डिस्चार्ज के थ्रू जनरेट हो रही थी, वो पॉजिटिवली चार्ज है। और उन्होंने बोला वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन। उसके बाद मालूम चला लोगों को इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन को, राइट। एक और चीज इनको मालूम चली कि प्रोटॉन के बारे में, इट हैज अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बाद में जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो उन्होंने ये देखा कि प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है। They also found out कि its mass is approximately 2000 times as that of electron। मीन्स इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन का मास 2000 टाइम्स ज्यादा होता है। ये हमको फिर बाद में मालूम चला, ठीक है। बट नाउ द बिग क्वेश्चन वाज, तो उस समय के साइंटिस्ट, तो जब उनको ये मालूम चल गया इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन का जो साइन ऑपोजिट होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, उसका मास 2000 टाइम्स जाता हुआ है, तो उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आने लगे। So the question came was, what sort of structure did these particles of atom form? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन है, ये भी सब एटॉमिक है, ये भी सब एटॉमिक है। दैट मीन्स डेफिनेटली, जे थॉमसन ने ये तो बोला इलेक्ट्रॉन एटम्स को हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं। तो व्हाट अबाउट प्रोटॉन? यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से एटम के अंदर हैं तो सब एटॉमिक मीन्स एटम के अंदर है, वो कैसे हैं, राइट। और वो कैसे एटम को फॉर्म करते हैं, ये यदि हमें पता लग जाए तो हम एटम के बारे में और कुछ जान सकते हैं। और यदि ये हमें मालूम चल जाएगा, वी कम टू नो कि वो चार्ज कैसे करती हैं, चीज़ें हमारी चार्ज कर देते हैं। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के लिए इन साइंटिस्ट ने ओवर काम किया। तो लेट्स सी व्हाट दे डिड। तो उन्होंने सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक साइंटिस्ट ने बनाया, राइट। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाने, जब बना रहे थे वो स्ट्रक्चर की, जब ये जान चुके थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, तो उनको ये तो क्लियर होता कि जो डल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी की, सजेस्ट दैट एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल। मींस एटम्स जो है ना तो उससे छोटा कुछ हो सकता है, और ना ही एटम डिस्ट्रक्ट मतलब इनडेस्ट्रक्टिबल है, कि मतलब एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। तो ये तो रॉन्ग प्रूफ हो गया, क्योंकि एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स तो हैं और प्रोटॉन्स हैं। ये अलग अलग साइंटिस्ट ने पता लगाया, बट कहाँ है, कैसे है अंदर, ये नहीं मालूम था, ठीक है। सो हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद एन एटम। सो ये तो क्लियर हो गया था सबको कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन का मास 2000 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के मास का। इतनी चीज़ हमें मालूम चल गई, पर इनका अरेंजमेंट कैसे ये नहीं मालूम था। सो इसको प्रपोज किया तीन डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने। सबसे पहले थॉमसन ने किया, फिर उसके कुछ साल बाद उनकी स्टडी में फर्दर और रिसर्च हुई। एक और साइंटिस्ट है उनका रदरफोर्ड, उन्होंने एटम का मॉडल बनाया। एंड इन द एंड बोर आए, जिन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए एंड ही मॉडिफाइड दैट मॉडल। जो तो थॉमसन ने बनाया तो रदरफोर्ड ने उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया, और रदरफोर्ड के मॉडल को बोर ने और इम्प्रूव किया बाय डूइंग सर्टेन एक्सपेरिमेंट, प्रूव करके उन्होंने दिखाया। सो वी विल लर्न
these things one by one, right? Let's see कि एटम के अंदर होता क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, ये क्या होता है? थॉमसन जो थे एक साइंटिस्ट थे एंड ही डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 1900 में, राइट? ही इज द फर्स्ट गाय हु आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन, राइट? और इन्होंने क्या पता लगाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, जो जो एटम है, ये तो उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर है। तो इन्होंने कैसे बनाया, जो मॉडल प्रोडिक्ट किया, उन्होंने बोला कि जो ये क्रिसमस की पडिंग होती है या केक बोलो क्रिसमस का, क्रिसमस के केक पर जैसे चेरी लगी रहती है ना, एग्जैक्टली हमारा जो थॉमसन का जो मॉडल होता है एटम का, वो एग्जैक्टली सेम होता है। कहने का मतलब कि ये हमारा केक है, दैट इज पडिंग, राइट? तो ये केक मतलब समझ लो इसमें स्पेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो मीन्स ये जो केक है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है। और उसके इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, जैसे चेरी ऊपर घुसाई हुई है, ऐसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमने घुसाए हुए हैं। या दूसरे तरीके से, आसान तरीके से समझें कि यदि आप वाटरमेलन ले लें, राइट, तरबूजा। सो तरबूजे में क्या होता है वाटरमेलन के अंदर, ये लाल वाला पार्ट है, रेडिश पार्ट। तो उन्होंने बोला मान लो ये रेडिश पार्ट जो है, ये जो क्लाउड टाइप का बना हुआ है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। और उसके अंदर ये जो उसके बीज होते हैं, सीड्स, राइट, वाटरमेलन में ब्लैक कलर के, वो जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने जो एटम का मॉडल कुछ ऐसा बताया कि एटम को यदि मैं तोड़ूंगा तो उसके अंदर मुझे ऐसा क्लाउड जैसी चीज दिखेगी। वो तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होंगे, और ये जो नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे उसके सीड्स होते हैं, वो जो होंगे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग ही प्रपोज्ड, एंड देन ही प्रपोज कि इस मॉडल प्रपोज करने के साथ साथ उन्होंने कुछ चीजें बोली। ही प्रपोज कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एक तो सर्कुलर फॉर्म में होता है, राइट, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। स्फीयर बिल्कुल एकदम वाटरमेलन की तरह गोल स्फीयर फॉर्म में है, राइट, ये तो हमने कट सेक्शन लिखा है। दैट मीन्स एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। घुसे हुए मतलब एम्बेडेड, जैसे आप प्रेस करके इस केक में चेरी को घुसाते हैं, प्रेस करते हो, यू प्रेस किया आपने, अंदर घुस की थोड़ा, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड इन द केक, राइट? पहला तो इन्होंने बोला। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नेट, मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन जितने का नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिट्रॉन जो पॉजिटिव होते हैं, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है। दैट मीन्स नंबर में ये एक्जैक्टली सेम होंगे। क्लियर? ओके। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पॉजिटिव नेगेटिव कट गए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, मतलब सॉरी एटम क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। क्यों न्यूट्रल हो गया? क्योंकि नेगेटिव ने पॉजिटिव को बैलेंस कर दिया, या हम बोलेंगे बैलेंस बोलो, या आप बोले काट दिया, जैसे हम बोलते थे ना। सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रलाइज्ड बोलते हैं, बराबर। ठीक है। सो दिस इज द मॉडल प्रपोज बाय थॉमसन। सबसे पहले इन्होंने इलेक्ट्रॉन खोजा था, क्योंकि ये ऐसा मॉडल उन्होंने क्यों प्रपोज किया, उस समय हमारे पास एडवांस कंप्यूटर्स या एडवांस माइक्रोस्कोप्स वगैरह नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। बट वट एवर ही लर्न्स एंड बेस्ड ऑन वट एवर एक्सपेरिमेंट ही डिड, based on that he suggested this type of model, and it was a very advanced model, huh? So he was a very great scientist, J.J. Thomson. इनको काफी अवार्ड्स मिले, हाँ, आई थिंक नोबेल प्राइज भी मिला इनको। देन कम द रदरफोर्ड मॉडल, दूसरे साइंटिस्ट आए। ही प्रपोज द मॉडल, और उनका नाम उसी मॉडल पर रखा है जो प्रपोज करता है साइंस में। जैसे मैंने पहले बताया, जो भी चीज आप मतलब इन्वेंट करते हो तो इन्वेंटर के नाम पे ही पड़ जाती है। तो रदरफोर्ड ने भी एक मॉडल बनाया, एंड दिस मॉडल इज कॉल्ड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये क्यों रदरफोर्ड है? बिकॉज इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने ये मॉडल जो दिया था, एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिया था। सो जो जुजेनो थॉमसन का जो मॉडल था उसके ऊपर इन्होंने काम किया, एंड ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यू अज्यूम सर्टेन थिंग्स, राइट? फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके रिजल्ट्स को आप नोट डाउन करते हैं, और फिर देखते हैं कि जो आपने अजम्पशन किया और जो रिजल्ट है उसमें कुछ डिफरेंस है, और उसके बेसिस पे आप फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। ऐसे ही करते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में ना इन्होंने इस टाइप का एक डिफ्लेक्टर रखा। ये क्या था? एक जिंक की शीट थी, पतली सी शीट, उसको ऐसे रिंग फॉर्म में रखा। उसके सेंटर में एक गोल्ड की फॉइल रखी। गोल्ड की फॉइल जैसे आप देख सकते हो आज की डेट में आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल होती है, तो ऐसे ही उन्होंने गोल्ड की फॉइल यूज की। जब भी हम फॉइल बोलते हैं, शीट और फॉइल में डिफरेंस क्या होता है? शीट थोड़ी मोटी होती है, फॉइल फॉइल जो होती है बहुत ही पतली होती है। इसलिए एल्यूमिनियम फॉइल जब आप खाना पैक करते हो तो आप इजीली उसको फोल्ड कर पाते हो, दो इट इज अ मेटल, राइट, इट इज सो थिन।
तो उन्होंने इतनी पतली गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड इसलिए ली क्योंकि उस समय इजीली भी अवेलेबल गोल्ड होता है, एंड इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है गोल्ड की, हाईली मेलेबल। मेलेबल मीन्स मैं उसकी इतनी पतली शीट बना सकता हूँ, मीन्स उसके गोल्ड के एक पीस को लूँ, उसको मैं हिट करता जाऊँ, राइट। तो अल्टीमेटली उसकी क्रैक नहीं होगा, वो पतला होता जाएगा, पतला हो जाएगा। दैट इज वाई ही यूज गोल्ड फॉइल। तो उन्होंने सेंटर में ऐसे एक गोल्ड फॉइल रखी, ये एक डिफ्लेक्टर रखा जिंक का, और उस पे ना इन्होंने एक गन ली। गन मीन्स एक ऐसा सोर्स जिसमें से पार्टिकल्स निकल रहे थे, बॉल निकल रही हो मान लो, रेस। तो ये जो रेस निकल रही है वो किसकी थी, अल्फा पार्टिकल्स की। तो जब भी कोई रे होती है उसमें पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, राइट। उसमें कुछ एनर्जी होती है। तो ऐसे मान के चलो कि एक गन है और गन से ये बुलेट निकल रही है, और बुलेट आके इस गोल्ड फॉइल को हिट कर रही है। नेचुरली आप किसी एक दीवार में जब हिट करोगे तो हो सकता है कि कुछ यदि पतली है और बुलेट की स्पीड ज़्यादा है तो क्या होगा, इधर उधर इसमें से निकलेंगे, या हो सकता है कुछ इसके पार नहीं जा पाएंगे तो टकरा के क्या इधर इस साइड लेफ्ट में, इधर लेफ्ट राइट जाएंगे। और जब ये जाएंगी तो ये बुलेट्स आके क्या हिट करेंगे, डिफ्लेक्टर को। तो जो अल्फा पार्टिकल इस डिफ्लेक्टर को हिट करेंगे किसी भी जगह पर, तो वहां पे क्या होगा, एक स्पार्क सा जनरेट होगा। जैसे कोई भी चीज, जैसे बम फटता है ना तो एक लाइटनिंग होती है। तो एज इफ यहाँ से ये गई अल्फा पार्टिकल, ये आके मान लो डिफ्लेक्ट हुआ, तो इस जगह पे क्या होगा, दे विल फाइंड यू विल फाइंड एक स्पार्क। जो स्पार्क जनरेट होगा तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि जो अल्फा पार्टिकल जो आपको आईज से विजिबल नहीं है, वो यहाँ हिट होके जब इधर आ रहे हैं, दैट मीन्स दे आर डिफ्लेक्टिंग, या इधर से इधर जा रहे हैं, वो सीधे नहीं जाके हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो यू कैन फाइंड कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से या तो पार हुए कि नहीं हुए, या वो डिफ्लेक्ट हुए तो डिफ्लेक्ट होके बाद में कहाँ गए, कहाँ टकराए। तो यू कैन काउंट। तो काउंटिंग इज पॉसिबल, राइट। कैसे होगी वो काउंटिंग, क्योंकि यहाँ स्पार्क जनरेट होगा। तो ये अरेंजमेंट उन्होंने कुछ बनाया। और ये लेड के एक बॉक्स के अंदर क्यों रखा, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल जो हम नहीं चाहते थे कि वो इधर उधर जाएं, वो सिर्फ किधर जाएं, इस छोटे से छेद के थ्रू होते हुए सीधे ही जाएं, मीन्स बंदूक की तरह काम करें। क्लियर है। सो दैट हमारा एक्सपेरिमेंट में यदि ये इधर ये लेड का बॉक्स नहीं होता तो क्या वो बाहर में टकराते तो यहाँ पे शाइनिंग आती, तो हम कंफ्यूज हो जाते कि वो अंदर वाला था कि बाहर वाला था। इसलिए उन्होंने एक बॉक्स टाइप के लेड का बॉक्स बनाया जिसमें सोर्स रखा, जिससे पार्टिकल्स क्या निकले, अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे टकरा रहे हैं। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। अब इसको समझते हैं कि गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल थी तो उसकी थिकनेस क्या थी। तो इसकी थिकनेस थी अप्रोक्सीमेटली 1000 एटम थिक्स। 1000 एटम्स मतलब ऑफ किसके, गोल्ड के। अब गोल्ड के यदि एटम्स में लूँ, मान लो एक ही एटम है, 1000 एटम्स मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे में 1000 एटम्स को लाइन से लगा दूँ तो उसकी जो थिकनेस होगी उतनी थिकनेस इस फॉइल की थी। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि यदि मैं 10 लाख ऐसे करके एटम्स एक के पीछे एक लगा दूं तो उसकी थिकनेस कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली योर आपकी जो नोटबुक होती है ना उसका जो पेपर होता है उसके बराबर होती है। जब मैं 10 लाख या 1 मिलियन एटम्स को एक लाइन में लगाता जाऊं, और इन्होंने किए कितने यूज किए, ओनली 1000 अप्रोक्सीमेटली। दैट मीन्स आपकी जो नोटबुक का पेपर है उससे भी ये थिन थी, और फॉइल नॉर्मली होती नहीं है। आप घर में देख सकते हो एल्यूमिनियम फॉइल को ले जाके कितनी कम पतली होती है वो। तो दिस इज द, ये बताने का पर्पस क्या है कि आपको ये मालूम हो कि गोल्ड की फॉइल बहुत ही पतली थी। ओके। अब ऐसे ये क्या है, देखने में कैसा लग रहा है, और ये इन्होंने हमने क्या दिखाया, देखो इसमें रदरफोर्ड को क्या मालूम था, रदरफोर्ड को ये मालूम था कि जो जे जे थॉमसन ने जो मॉडल बनाया था कि जैसे एक केक के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घुसे हुए चेरी की तरह, और जो येलो पार्ट है उसमें क्या प्रोटॉन्स है। दैट मीन्स एटम इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। उस समय तक यही मालूम था। और ये एक बॉल फॉर्म में है, राइट, ऐसे। और हमने 1000 बॉल ऐसे रखी हुई हैं और ये ऐसे ऐसे करके रखी हुई है, दैट, ठीक है। अब इसके ऊपर इन्होंने अल्फा पार्टिकल हिट किए। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम आइंस। और इसका मास कितना होता है, 4u। क्या होता है, 4 एटॉमिक मास यूनिट या मॉडिफाइड यूनिट, ठीक है। तो हीलियम आयन जो होता है, यदि कंपेयर करें कि तो हमारी इस गन से जो गोलियां निकल रही हैं, तो मान के चलो बुलेट फॉर्म में निकली है, पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल से। ये मैं आपको ऐसे साइड में दिखा रहा हूँ, बेसिकली एक के पीछे एक निकल रहा है। यदि इसको आके हिट करेंगे, मतलब एक बॉल जाके इसको हिट करेगी, तो ये क्या हो सकता है कि ये डिफ्लेक्ट हो सकता है। एंड एग्जैक्टली अर्नेस्ट जो था या रदरफोर्ड जो थे, उन्होंने भी ये कुछ एजम्पशंस किए थे। तो ही अज्यूम सर्टेन थिंग्स। तो उन्होंने पहला एजम्पशंस ये सोचा था कि अल्फा पार्टिकल्स विल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जब जो, और वो किसके हैं, गोल्ड गोल्ड का एटम है ये,
उसके अंदर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन है। ये अल्फा पार्टिकल है किसके, हीलियम के, जिसका मास 4u है। मास जो है हीलियम का काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल बहुत सारे हज़ार लगा रखे हैं। तो जब मेरा ऐसे करके जाएगा तो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होगा, कोई जरूरी नहीं है सीधा ही निकल जाए इससे, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होगा। बट ही नेवर एक्सपेक्टेड कि डिफ्लेक्शन जो है बहुत ज़्यादा ऐसा होगा, दैट मीन्स वो इससे पार ही नहीं हो पाएगा। वाई सो, बिकॉज अल्फा पार्टिकल जो हीलियम का पार्टिकल उसका जो मास है 4u है, वेयर एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास तो कुछ भी नहीं होता है, नथिंग कंपेयर टू मास ऑफ हीलियम, एटम के मार्क्स में बोले। क्योंकि हमने यही तो मालूम है, एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये टोटल मिलके ही एटम बनता है। एंड हीलियम तो खुद अपने आप में 4u है, विच इज़ वेरी वेरी है। दैट मीन्स एक बहुत बड़ी बॉल आए तो वो यदि इसमें से आएगी वो सबको बिखेर डालेगी, वो खुद डिफ्लेक्ट नहीं होगी, राइट। तो ही नेवर एक्सपेक्टेड दैट, ये उसने कभी सोचा ही नहीं कैसा होगा, ठीक है। ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जैसे ये सीधे सीधे निकल जा रहे हैं ऐसे ही सीधे सीधे निकल जाएंगे, पार हो जाएंगे, हार्डली कुछ का डिफ्लेक्ट होगा, मैक्सिमम का 100%, 180% डिफ्लेक्शन नहीं होगा। सो दिस वॉज द अजम्पशन, और ये अजम्पशन बहुत राइट था, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व, he observed totally unexpected results. Unexpected results means whatever he assumes कि particles मेरे छोट कम डिफ्लेक्शन होंगे, कोई भी पार्टिकल लार्जर डिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल स्ट्रेट चले जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। तो हुआ क्या, लेट्स ऑब्जर्व हिज एक्सपेरिमेंट। जैसे उन्होंने किया वैसे ही हम देखते हैं। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, इस गोल्ड फॉइल को हिट कर रहे हैं, जब हिट करते हैं कुछ पार्टिकल्स सीधे चले गए, तो जैसे ही हिट किया जिंक पर क्या हुआ, ऐसी शाइनिंग हुई। फिर और कुछ पार्टिकल्स उन्होंने ऑब्जर्व किए, कह रहे वो पार ही नहीं हुआ, वो इधर आ गए, डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ पार्टिकल इधर डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ पार्टिकल इधर डिफ्लेक्ट हुए, मीन्स पार तो हुए पर उनका डिफ्लेक्शन हुआ। कुछ पार्टिकल का डिफ्लेक्शन कम हुआ, कुछ का ज़्यादा हुआ, कुछ तो पार ही नहीं हो पाए। दैट मीन्स इसको देख के ही ऑब्जर्व एंड ही नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन इन सच अ वे। क्या क्या लिखे उन्होंने ऑब्जर्वेशंस, the observations were like this कि most of the fast moving alpha particle passed straight through the gold foil। तो यहाँ से जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल निकले, अल्फा पार्टिकल जो गामा अल्फा रेस चल रही है तो वो लाइट की स्पीड चल रही है, मीन्स वेरी फास्ट, राइट। जब वो तेजी से आ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ देम तो सीधे निकल गए, ठीक है। ओके, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल। तो कुछ जो है ये स्मॉल एंगल है, मीन्स जो भी पार हुए वो इधर उधर भी डिफ्लेक्ट हुए, मीन्स आपको यहाँ पे भी रोशनी या चमक दिखी हमको। दैट मीन्स बहुत सारे तो सीधे गए, कुछ पार्टिकल में छोटा डिफ्लेक्शन हुआ। Whereas, surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appear to be rebound। मीन्स यदि 12,000 यहाँ से पार्टिकल आए, गोली निकली, तो 12,000 में से एक गोली जो है पार नहीं हो पाई, मीन्स वो इधर आके बैक में, मीन्स इस गोल्ड फॉइल के इस 180 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, स्टेट चला गया था जीरो, राइट। या 180 90 डिग्री से ज़्यादा बोल दो ऐसे में, तो 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गए, मीन्स उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्ट हुए। तो दिस वॉज अ सरप्राइज फॉर हिम बिकॉज ही नेवर एक्सपेक्टेड दैट। क्यों नहीं इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, अब समझ लेते हैं। जो उन्होंने बोला था क्यों नहीं एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने बोला था मास ज़्यादा होता है, पर कितना ज़्यादा होता है। अब समझने के लिए सपोज दिस इज अल्फा पार्टिकल, यदि ये अल्फा पार्टिकल है और ये जो गोल्ड फॉइल सामने लगी हुई है, हमने बोले थे 1000 एटम की, तो ये मान के चलो एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एजम्पशन जो आप समझ जाएं इसका कि कितना डिफरेंस है। कि एक टिश्यू पेपर लो, राइट, एक नैपकिन होता है ना, टिश्यू पेपर कितना पतला होता है, फट से फट जाता है, उसकी थिकनेस सपोज टी है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल हीलियम का था उसकी थिकनेस कितनी थी, या मैं बोलूँ ये तो पार्टिकल एक बॉल जा रही थी गोली की तरह, जो लाइट की स्पीड से जा रही है, उसकी थिकनेस कितनी थी, 1000 टाइम्स ऑफ दिस। यदि टिश्यू पेपर, इसका कहने का मतलब क्या होगा, ऐसे 1000 टिश्यू पेपर आप रख लो तो उसकी थिकनेस आप मेजर करोगे ना, तो इट विल बी फ्यू सेंटीमीटर्स, मे बी 8 to 10 सेंटीमीटर्स, 8 to 10 सेंटीमीटर थिक ये है हीलियम आयन, दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल। इतनी मोटी बॉल है ये, समझ लो। इतनी मोटी बॉल किससे पार होना चाहती है, टिश्यू पेपर से। तो वो तो एकदम तोड़ के जो है यदि आएगी तो इसको फाड़ के निकल जाएगी, किसी हालत में बाउंस बैक नहीं होगी। बाउंस बैक का मतलब, कहने का मतलब, यदि ये टिश्यू पेपर ना होके इतनी सॉलिड होती और यदि एक बॉल आप लेते, ये मान लो अल्फा पार्टिकल है
और ये टिश्यू पेपर की जगह एक वो बॉल है, मैं डिफ्लेक्शन तभी होगा ना जब ये बॉल ऐसे आके हिट करेगी, इससे निकल जाएगी, क्योंकि दीवार हमारी इतनी मजबूत है। वेयर एज एक्चुअल में जो फॉइल थी, गोल्ड फॉइल, वो तो इस टिश्यू पेपर के बराबर थिकनेस में थी कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, जिसका मास बहुत ज़्यादा है, 10,000 टाइम ज़्यादा है थिकनेस पे में, वो तो फाड़ के निकल जाता। कहने का मतलब ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं ना, ये शायद ऐसे हुआ होगा कि जैसे एक ना, ये आपकी बाउंड्री वॉल में ये बार वायर लगे रहते हैं, राइट, और आप बॉल को इसमें से हिट करो आंख बंद करके, तो देयर मस्ट बी देयर मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से बॉल क्या होगी, सीधी सीधी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि खाली स्पेस है देखो यहाँ तारों के बीच में। पर कभी कभी होगा वो तार को टकराएगी, टकरा के क्या है कहीं ऊपर को चली जाएगी, राइट, कभी तार को टकरा के नीचे चली जाएगी। पर कोई एक बार ऐसा भी हो सकता है कि वो तार को सीधा टकरा और वापस आ जाए, पार ही ना हो पाए, ऐसा हो सकता है। दैट मीन्स जो ये जो गोल्ड फॉइल के जो एटम्स हैं, राइट, और ये ऐसा कब हो सकता है जब एटम का कुछ डिजाइन ऐसा हो, वो सॉलिड, जो हमने वॉल देखी थी उसकी तरह ना, सॉलिड ना हो, राइट, कुछ कुछ ऐसा होगा, तभी तो ऐसा हो रहा होगा कि ये सीधे, मैगजीन तो सीधे निकले कि देखो कुछ डिफ्लेक्ट हुए, और ये तो हम इस यदि एग्जांपल से लेफ्ट साइड जो गोल्ड फाइल का है और ये राइट साइड में जो हमने बार वायर लगाए हुए हैं, तो आंख बंद करके यदि अगर कोई हिट कर रहे हो सिमिलर टू द अल्फा पार्टिकल्स, तो वही चीज़ें ऑब्जर्व होंगी, यही चीज़ें होंगी कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स मेरी क्या होगी, स्ट्रेट थ्रू पास हो जाएगी। तो बहुत कुछ बार ऐसा होगा, पार्टली स्मॉल बार तो होगी पर डिफ्लेक्ट होके इधर उधर चली जाएगी, पार हो जाएगी मेरी बॉल। बट कुछ केसेस में ऐसा होगा, मीन्स 1 आउट ऑफ 12,000 केसेस, मान लो 12,000 में हिट करता हूँ, तो उस चांस में हो सकता है कि ये बॉल पार ना हो, तार पे एग्जैक्टली सेंटर में टकराए, इधर आ जाए वापस आ जाए, ऐसे ही कुछ होगा। यदि ऐसा ही कुछ होगा, सेम चीज रदरफोर्ड ने सोची और इस चीज से उसने कुछ कंक्लूजन लिए, एंड दोज आर कॉल्ड रदरफोर्ड कंक्लूजन्स, एंड ही कंक्लूडेड दिस वे कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, जो गोल्ड के एटम्स हैं वो अंदर से खाली हैं, राइट, मोस्ट ऑफ ज़्यादातर प्लेस खाली है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। जैसे ही हमारी जो पहाड़ थी या जो बाउंड्री वॉल में तार लगाए हुए हैं, एग्जैक्टली उसी की तरह का है, ज़्यादातर क्या है, एरिया खाली है, दीवार नहीं है वो, एग्जैक्टली सेम है। दिस ही कंक्लूडेड। Second, he concluded very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space. क्योंकि हमको ये मालूम है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 2000 टाइम्स हैवियर है, पर हैवियर होते हुए भी वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जो जे जे थॉमसन ने बोला था कि लाइक वाटरमेलन, जो रेड वाला पार्ट है वो पूरा क्लाउड के फॉर्म में रहता है, प्रोटॉन्स पूरी जगह रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं था, इसका मतलब यही है, वो तार जो हमने अभी देखा, बार्ब वायर, वायर एक ही जगह पर है, कुछ जगह पर, पूरी जगह नहीं फैले हुए तार, हर जगह नहीं लगे हुए लाइक बाउंड्री वॉल, राइट। So that is what exactly he thought. And he also concluded a very small fraction of alpha particle were deflected by 180 degree, means वापस आ गए थे, दीवार के पार नहीं जा पाए, means बाउंड्री वॉल के पार नहीं जाए, indicating that all positive charge and mass of gold atoms were concentrated in very small volume within the atom, means जो ओवरऑल जो मास है एटम का वो कहीं बहुत छोटी जगह पे कंसंट्रेटेड है, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम है उसका। तभी तो हुआ कि जो हमने जैसे बॉल फेंकी, तार पे एग्जैक्टली लग गई, तब तो वापस आएगी, अदरवाइज वो डिफ्लेक्ट होके तो बाहर जाने के, निकलने की दूसरी साइड जाने के चांसेस आर वेरी हाई। दैट मीन्स कंप्लीट टोटल यदि मैं विड्थ लूँ तारों की ऊपर से नीचे तक, तो दे आर ऑक्यूपाइंग वेरी स्मॉल स्पेस या वेरी स्मॉल वॉल्यूम, राइट। क्यों है, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड है एक छोटे से एरिया में। दिस इज व्हाट ही कंक्लूडेड, एंड बेस्ड ऑन दैट ही सेड, from the data जो एक्सपेरिमेंट किए थे, he also calculated the radius of nucleus is about 10 की पावर 5 times less than the radius of atom। कहने का मतलब कि यदि ये मेरा एटम है, राइट, और मैं उसका, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है उसका जो डायमीटर है, यदि n है, या रेडियस बोलो या डायमीटर, दोनों एक ही चीज बोल सकती हैं, रेडियस आधा होता है, डायमीटर दुगना होता है उसका, यही है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस, एक ही चीज बोल सकता हूँ। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, रेडियस बोलूँ या डायमीटर, बोलते समय कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो डायमीटर, यदि डायमीटर न्यूक्लियस का डी एन है और इस टोटल एटम का डायमीटर डी है,
तो डी कितने टाइम्स जाता है, 10⁵ टाइम्स द रेडियस ऑफ एटम। तो 10⁵ टाइम्स dn से ज्यादा है, या dn इज 10⁵ टाइम लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ, is approximately 10⁵ multiplied diameter of nucleus. This is exactly same way. Okay, that means the size of the nucleus is very small. मैं यदि एटम का साइज इतना बड़ा है, इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज क्या है, डॉट के बराबर बहुत छोटा है, इट्स वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। सेम चीज को फिगर में बोल दिया, सेम चीज को हम सेंटेंस में बोल सकते हैं। दिस वी कैन कंक्लूड। ओके, he also conclude that there is a positively charged center in an atom called the nucleus. उसने कहा जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, जो न्यूक्लियस है, वो पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है। न्यूट्रॉन का मास के जो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, जो प्रोटॉन्स थे, वो तो 2000 टाइम्स हैवी होते हैं। दैट मीन्स सेंटर जो न्यूक्लियस होगा वही हैवी होगा, और वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। इससे उसने कंक्लूड किया, एंड उनका नाम दिया उन्होंने, ही सेड इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। दैट मीन्स नियरली ऑल मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो कुछ खास नहीं होता है, तो जो सारा मास होता है वो किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से। और न्यूक्लियस के क्या अंदर होता है, प्रोटॉन, और क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन होता है, इट इज प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। सो ओवरऑल ही कंक्लूडेड कि एक एटम के अंदर, किसी भी एटम को यदि लो, किसी भी चीज का, जैसे उन्होंने गोल्ड के केस में गोल्ड का लिया, उन्होंने बोला एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, वो उसके चारों तरफ ही घूम रहे होते हैं। अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, दैट इज व्हेन न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, और ये बहुत छोटे कंसंट्रेटेड एरिया में होते हैं कंपेयर टू द टोटल साइज ऑफ द एटम। दैट इज व्हाट ही कंक्लूडेड। और सेंटर पार्ट को उसने ही नेम्ड इट एज न्यूक्लियस, राइट। और इन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ। सो ही अज्यूम कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं। कैसे घूमते रहते हैं उनको आइडिया नहीं, बट ही सेड कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है, एक हैं, दो हैं, चार है, वो उतना उनको आइडिया नहीं था, बट ही सेड कि वो चारों तरफ उसके घूम रहे होंगे एटम के, क्योंकि उसके अंदर तो है नहीं, क्योंकि अंदर तो क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है। तो सेंटर में यदि न्यूक्लियस है, वो प्रोटॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उसके चारों तरफ घूम रहे होंगे, बिकॉज द डायमीटर इज दिस मच, राइट। एंड डायमीटर कितना है, न्यूक्लियस से 10⁵ टाइम्स ज्यादा है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट रदरफोर्ड कंक्लूडेड, बट इट हैज सम ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या मतलब होते हैं कि ये भी जो सोल्यूशन उन्होंने दिया या मॉडल प्रपोज किया, ये भी 100% करेक्ट नहीं था। बट उस टाइम में जब उन्होंने बताया, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्लेन कि एटम कुछ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, ये हम समझते हैं जब फर्दर, कब मालूम चला, जब कुछ और इन्वेंशन हुए। तो आपने देखा ना, जे थॉमसन जो है, उन्होंने बोला कि तरबूजे की तरह होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। फिर उसके बाद रदरफोर्ड आ गए, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ही कंक्लूडेड दिस थिंग्स, एंड देन कम द अनदर साइंटिस्ट। उनसे हमको, जब हम उसको समझ लेंगे, तो हमको अपने आप ही ऑटोमेटिकली रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स या वो चीज़ें जो रदरफोर्ड नहीं बता पाए मालूम चल जाएंगी। सो रदरफोर्ड के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, उनका नाम था बोर, नील्स बोर, एंड ही वाज अ डैनिश फिजिसिस्ट है। इन्होंने जो एक फिर एटम का मॉडल को फर्दर मॉडिफाई किया, रदरफोर्ड के मॉडल को, एंड दैट मॉडल इज कॉल्ड बोर्स मॉडल ऑफ एटम, राइट। सो ही पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। उन्होंने अबाउट द मॉडल ऑफ एटम, उन्होंने कुछ चीज़ें पोस्टुलेट मीन्स कुछ स्टेटमेंट्स दिए कि एटम में ये चीज़ होती है। क्या क्या जी, उन्होंने बोला कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज द डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। मीन्स एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी घूमते रहते हैं, वो फिक्स स्टैंड, फिक्स जो ऑर्बिट्स होते हैं उन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अपनी मर्जी से नहीं इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं। उन्होंने कहा ऐसा, while revolving in the discrete orbit the electron do not radiate energy। और जब इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो उसमें से रेडिएशंस या एनर्जी नहीं निकलती है। क्यों ऐसा बोला, उन्होंने कुछ सेम चीज़ को बोलो, तो उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, ऐसे ऐसे करके। ये नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे उल्टा सीधा घूमेगा, राइट।
उसको उन्होंने क्या बोल दिया, इनको बोला ऑर्बिट्स। तो ये जैसे फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट नाम दे सकते हैं। तो उन्होंने दिया जो पहला न्यूक्लियस से पहला जो सर्कल है, जो ऑर्बिट है, उसका नाम उन्होंने बोला के शेल। शेल बोलो, जैसे मीन्स नारियल के ऊपर क्या होता है, एक शेल होता है, राइट। फिर उसके ऊपर बाहर एक और खाल होती है, तो उसको शेल बोल सकते हैं। तो आप उसको शेल बोलो, या जैसे ये बोला सन है तो उसके प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट बोलो, तो एक ही चीज़ है, के शेल बोलूँ या मैं ऑर्बिट बोलूँ। तो इसका नाम पहले क्या अल्फ़ाबेटिकली बोला, के एल एम एन। जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हो, राइट, तो आप उनका नाम दिए थे, तो उन्होंने के शेल, एल शेल, एम एन आगे बढ़ते जाएंगे। या मैं बोलूँ, यदि मैं ऑर्बिट बोलूंगा तो आई विल से दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, एन इज इक्वल टू वन, मीन्स ऑर्बिट नंबर वन। एल को क्या बोलूंगा यहाँ पे, क्या ऑर्बिट नंबर टू। फिर एम के ऑर्बिट नंबर थ्री, ऑर्बिट नंबर फोर, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाएंगे। दिस इज व्हाट ही सेड। कहने का मतलब कि यदि इलेक्ट्रॉन एन शेल में मूव कर रहा है, मीन्स कौन से ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, न्यूक्लियस से जो तीसरा ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। और ये और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होते हैं, और जब ऐसे रोटेट कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, मीन्स इनमें से कोई एनर्जी बाहर नहीं निकल रही होती है। एनर्जी रेडिएट का मतलब है कि यदि इलेक्ट्रॉन में से रेडिएशन एनर्जी निकल रही होती है, उसमें से कुछ लूज कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करते हैं। और आपने ये देखा है प्रीवियस चैप्टर में या फिजिक्स में पढ़ा है, यदि कोई चीज किसी भी सर्कल में यदि सेंटर से आर डिस्टेंस की दूर पे है, राइट, और वी वेलोसिटी चलिए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। यही होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी क्या फिक्स होगी जब तक इस सर्कल में घूमेगा। यदि उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो वो पास में आ जाएगा। दैट मीन्स यदि वो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, इसकी जो एनर्जी है कम होती जाएगी, कम होने का मतलब वो एनर्जी लूज कर रहा है, लूज कर रहा है मीन्स वी से इट इज रेडिएटिंग, उससे एनर्जी बाहर निकल रही है। बोलते हैं ना सन के रेडिएशन हमारे पास तक आते हैं, सुबह सुबह धूप आती है, धूप के थ्रू, दैट मीन्स क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन क्या मीन्स सन की एनर्जी, ऊर्जा हमारे पास आ रही है, तो वो रेडिएशन हम वर्ड यूज करते हैं। तो means sun is losing some energy, that means radiation is coming to us because it is sun is losing। सेम वे में यदि इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ घूम रहे हैं, यदि वो लूज करेंगे एनर्जी, तो वी से दे रेडिएट एनर्जी। बट उन्होंने कहा वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, वो कोई एनर्जी लूज नहीं कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट, बिकॉज वो लूज नहीं कर रहे हैं, तो इस सर्कल में मेरे को रोटेट करने के लिए, डिफरेंट ऑर्बिट्स में रोटेट करने के लिए, हर इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स एनर्जी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी कुछ एनर्जी अलग होगी, बाहर वाले की एनर्जी कुछ और होगी, उससे बाहर वाले की कुछ होगी, उससे बाहर वाले की एनर्जी कुछ होगी। डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिफरेंट एनर्जी होगी, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। यदि वो लूज कर रहा होता तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली क्या होगा, न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। यदि मून हमारे अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, मान लो ये न्यूक्लियस अर्थ है और मून हमारे चारों तरफ घूम रहा है, यदि उस अपनी वो एनर्जी लूज करता जाता है, यदि उसकी स्पीड कम होती है, तो एक दिन ऐसा आएगा मून अर्थ के ऊपर आके गिर जाएगा। दैट मीन्स मून और अर्थ का जब जब कोलिजन होगा, तो अर्थ और ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सेम वे में एटम है, एटम में न्यूक्लियस है, उसके बीच में क्या प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, और यदि वो एनर्जी लूज करके इसमें आके गिरने लगे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली एटम खत्म हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, एटम इज वेरी स्टेबल, तभी तो हम जिंदा है, तभी हर चीज यहाँ पे है, राइट। सो दैट वाज द रीजन ही सेड दिस। ओके, ए एल एम एन, इन सबकी एनर्जी हर ऑर्बिट में अलग अलग है, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग है। सो बोर्स मॉडल के बाद जो है, न्यूट्रॉन एक अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसके बारे में हमें मालूम चला। और इसके बारे में किसने बताया हमसे, सबसे पहले एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है जेम्स चैडविक। इन्होंने बताया, एंड इन 1932 ही डिस्कवर्स दिस सब एटॉमिक पार्टिकल which has no charge and mass nearly equal to that of proton। तो ये जो न्यूट्रॉन था, वो क्या था, अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल था, उसके कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, और उसका मास बिल्कुल प्रोटॉन के बराबर था। एंड दैट इज व्हाट चैडविक डिस्कवर्ड आफ्टर बोस, जो मॉडल था उसके बाद मालूम चला, राइट। इन्होंने इसका नाम दिया न्यूट्रॉन, NEUTRON। एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स। दिस आल्सो ही फाउंड आउट। ये सब ऑटोमेटिक पार्टिकल कहाँ होगा, न्यूट्रॉन के अंदर, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम है उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, राइट। एक यही एक एटम ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस में
न्यूट्रॉन है। अदरवाइज जितने भी एलिमेंट हैं जो अभी तक हमको मालूम है 118 एलिमेंट, सबके एटम के अंदर में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो अभी तक जो हमें मालूम था, क्या मालूम था कि बोर मॉडल ने क्या बोलता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। दिस इज व्हाट वी लर्न। नाउ जेम्स चैडविक ने जब 1932 में न्यूट्रॉन के बारे में बताया कि अनदर एक और सबएटॉमिक पार्टिकल है और वो भी न्यूक्लियस के अंदर होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तो फिर हमको क्या करना पड़ा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन का उन्होंने सिंबल दिया एन, तो उसको हमको लिखना का एन पी प्लस। एन क्योंकि न्यूट्रल है उस पर हम कोई चार्ज नहीं लिखते हैं, पी इज अ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और हर इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव चार्ज, इस पर हमने ई के साथ क्या लिखा है देखेंगे आप, ई माइनस। Therefore, we can conclude कि मास ऑफ एटम निकाल सकते हैं इस बेसिस पे। यदि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में मालूम है, तो मालूम चल चुका था हमको, तो जेम्स चैडविक ने इसका मास भी कैलकुलेट कर लिया। एंड ही सेड कि द मास ऑफ द एटम इज इक्वल टू मास ऑफ द न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तीनों चीजें भाई, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तीनों के मास के बराबर होगा। टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन है सबको ऐड कर लो। सो मास ऑफ द एटम कितना होगा, मास ऑफ टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। वी कैन राइट दिस वे, बट वी आल्सो नो दैट कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेग्लिजिबल। तब तक हमको मालूम चल चुका था। तो ये तो करीब करीब मास इलेक्ट्रॉन को कुछ होता ही नहीं है, राइट। है मास, अब हर चीज का मास होता है, आप हम बोलोगे तो, पर इतना कम है इन दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के बराबर, मतलब एक जो कंपैरिजन में, कि यू कैन नेग्लेक्ट इट, निग्लिजिबल है, राइट। मतलब ऐसे बोला जाए कि अर्थ के मास के रेस्पेक्ट में यदि आप एक क्या बोले चींटी का मास लें, राइट, एक आंट, चींटी, चींटी के मास को अर्थ के मास से यदि आप कंपेयर करें, तो ये कंपैरिजन ठीक है क्या? आप बोलोगे निगलिजिबल, करोड़ों चींटी भी होती है ना, अर्थ को कुछ मालूम ही नहीं चलता है, राइट। तो यू कैन नेग्लेक्ट दैट, दैट इज वाई वी आर सेइंग। तो सेम कंपैरिजन आप मान के चलो कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इतना कम होता है, ठीक है, ओके। यदि ये इतना कम है, निग्लिजिबल है, तो वी कैन से इट्स निग्लिजिबल मींस अप्रोक्सीमेटली जीरो इनके रेस्पेक्ट में। तो वी कैन से द मास ऑफ एटम क्या बचा, खाली। और हमको एक और चीज है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है मास ऑफ प्रोटॉन है, दैट इज व्हाट चैडविक आल्सो फाइंड आउट। और यदि मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है दोनों का मास सेम है, तो मास ऑफ एटम क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का कट गया, बचा हुआ ट्वाइस ऑफ, या तो आप प्रोटॉन बोल दो या ट्वाइस ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन बोल दो, दैट मच वी कैन से either this or this. So this is called the atomic mass. अब यदि किसी एटम, तो हमको ये मालूम चल गया कि एटम्स है उसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं जो न्यूट्रल चार्ज होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है वो बराबर होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं उनका मास नेग्लिजिबल होता है। हर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, और हर ऑर्बिट में जो नाम दिया हमने के एल एम एन ऐसे दिया, या 1 2 3 4 सेंटर से दूर जाते हुए नंबर हम देते हैं। और हर जो शेल या ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होता है उसकी एक फिक्स काइनेटिक एनर्जी होती है, या उसका एक एनर्जी लेवल होता है। और वो एनर्जी लेवल क्या होता है, फ्रॉम न्यूक्लियस से जैसे दूर होते जाते हैं, तो बड़ा सर्कल चल में चक्कर लगाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, राइट। जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो अंदर वाले की एनर्जी कम होती है, बाहर वाले की और ज़्यादा होती है, उससे वाले की एनर्जी और ज़्यादा होती है। तो मीन्स सेंटर से जैसे दूर होते जाते हैं, तो जो एनर्जी होती है शेल में, जो इलेक्ट्रॉन को रोटेट करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करता है, मीन्स कोई रेडिएशन नहीं करता है, एज अ रिजल्ट वो न्यूक्लियस में कभी नहीं होता है, और एटम हमारा किसी भी एलिमेंट का स्टेबल होता है। सो till 1932 these all things we learned, okay, about the atom or structure of atom. Now next question came कि how are electron distributed in different orbits or cell, क्योंकि हमारे सारे जो एटम्स हैं, जो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है, इसका मतलब उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। यदि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट हैं, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो बाहर घूम रहे हैं। तो ये सजेस्ट किसने किया, इट इज सजेस्टेड बाय बोर एंड बोरी। सो जो बोर थे, नील बोर, और एक और साइंटिस्ट थे उनके अंडर में, बोरी, तो इन दोनों ने मिलकर दे सजेस्टेड कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट ऑर्बिट्स या सेल में कैसे होता है, और उसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, एक्सपेरिमेंट से पता लगाए। वो रूल्स क्या थे, रूल्स आर लाइक दिस
कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 की पावर n स्क्वायर, वेयर n क्या चीज है, n इज द ऑर्बिट नंबर और द एनर्जी लेवल बोले इंडेक्स, एनर्जी लेवल इंडेक्स 1 2 3। कहने का मतलब कि ये मेरा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये के शेल एल एम एन शेल, तो के की जगह क्या बोल सकता हूँ, एन इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू मालूम है। तो कहने का मतलब यदि मुझे चाहिए कि इस ऑर्बिट में या इस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इस फॉर्मूले से मालूम चलेंगे। तो मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। तो जैसे मान लो अब हम एन फर्स्ट सेल सब में निकालते हैं, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो के शेल, दिस इज द के शेल, के शेल मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, एन इज इक्वल टू क्या है, एन इज इक्वल टू 1। यदि एन इज इक्वल टू 1 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस फॉर्मूला से आएंगे, इस फॉर्मूला 2n स्क्वायर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 2 की पावर n स्क्वायर, और n जो है क्या है, 1 है, तो 2 की पावर इंटू 1 की पावर स्क्वायर। तो 1 की पावर स्क्वायर क्या हो गया, 1, तो कर लो 1, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2। दैट मीन्स जो के शेल है या फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2, या तो 0 हो सकते हैं, या 1 हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट जो शेल है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। सेम वे में यदि हम नेक्स्ट जाएं, नेक्स्ट क्या है हमारा एल शेल, एल मीन्स क्या, ऑर्बिट नंबर 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे 2 इंटू 2 की पावर स्क्वायर 2, फॉर्मूला क्या है 2n स्क्वायर, n इज द ऑर्बिट नंबर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 टू द 4 इंटू 2, दैट मीन्स 2 इंटू 4, 4 टू द 8, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्बिट में या एल शेल में। तो आप ये के एल एम को भूल जाओ, ये आपको बस याद रखना, के एल एम ऑर्बिट से ज़्यादा अच्छा याद होता है। सेकेंड ऑर्बिट में कितने होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो सेकेंड ऑर्बिट में किससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। सेम वे में यदि एम शेल निकालना है, एम मीन्स ऑर्बिट नंबर 3, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होगा 2, 2 3 की पावर 2, कितना हो गया 3 3 9, 2 9 2 से कितना होगा 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा थर्ड जो ये शेल है हमारा, ये एम शेल, उसमें इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं, राइट, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम दूर होते जा रहे हैं न्यूक्लियस से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि देखो इसका डायमीटर ही बढ़ता जा रहा है, तो देयर इज अ स्पेस, इलेक्ट्रॉन इसमें आराम से मूव कर सकते हैं बिना एक दूसरे से टकराए। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, जो बोर एंड बरी ने हमको दिया 2n स्क्वायर। सेम एन शेल का हम निकाल सकते हैं, एन इज इक्वल टू 4, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने हुए मल्टीप्लाई कर दो 16, 16 टू द 32, दैट मीन्स 32। एंड इस तरीके से नंबर ऑफ ये लेयर यदि बढ़ती जाती हैं या शेल्स बढ़ते जाते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो दिस इज वन थिंग। दे आल्सो सेड, एक और रूल उन्होंने बनाया। वो क्या रूल में उन्होंने पता लगाया कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। सपोज किसी एटम के अंदर या किसी एलिमेंट के एटम के अंदर ऐसा है, उसके अंदर मान लो ये दो ही शेल हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, दो ही हैं, बाकी नहीं है। दैट मीन्स जो बाहर वाले में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं 8, और इसमें तो होते ही 8 है। यदि मैं थर्ड वाले में लूँ, कितने मैक्सिमम हो सकते हैं 18, और ये मेरा लास्ट है, इसके बाद कोई शेल ही नहीं है एलिमेंट। उस जिस जिस भी एलिमेंट का एटम है, उसमें 3 से ज़्यादा उसमें मान लो ये ऑर्बिट्स नहीं होते हैं। दैट मीन्स थर्ड में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एज पर दिस फॉर्मूला 2n स्क्वायर। वेर एज अनदर थिंग जो सेकंड रूल क्या बोलता है, उसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 8। यदि ये आउटर मोस्ट है तो इसमें 18 तो हो सकते थे, बट क्योंकि ये आउटर मोस्ट है उसमें, इसलिए मैक्सिमम कितने होंगे 8, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। दैट वाज अ सेकंड रूल। Okay, and the third rule was electrons are not accumulated in a given cell unless the inner shells are filled। कहने का मतलब कि यदि मैं न्यूक्लियस के बाहर में इलेक्ट्रॉन यदि डाल पुट करूंगा, आप रखते हो, तो पहले मैं के शेल को भरूंगा। के शेल में कितने भर सकता हूँ, मैक्सिमम 2, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर उसके बाद सेकेंड आएगा, दो इसमें भरेंगे। जब दो इसमें भर गए, उसके बाद मेरे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मैं कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट वाले में, उसमें कितने जाएंगे 8, मीन्स 2 + 8 10, 10 इलेक्ट्रॉन तो दो सेल में जाएंगे। ऐसे नहीं मैं डायरेक्टली थर्ड सेल में डाल दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। एंड दैट इज द सेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। तो इसी को बोलते हैं कि पहले ऑर्बिट भरेंगे, फिर सेकंड ऑर्बिट भरेंगे, फिर थर्ड भरेंगे, फोर्थ भरेंगे, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ते जाएंगे। सो दिस इज व्हाट सजेस्टेड बाय बोर एंड बोरे। तो यदि मैं इस तरीके से भरूं, तो इन्होंने एक टेबल बनाई। उन्होंने बोला हाइड्रोजन जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, तो किस सेल में आएगा, पहले सेल में।
दूसरा एटम होता है हीलियम, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। तो दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पहले ऑर्बिट में आएंगे, 1 2। ऐसे यदि थर्ड आएगा तो क्या होगा? उसके लिए अब इससे दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो थर्ड के लिए मैं क्या करूँगा? बाहर वाले में जाऊँगा। फिर इसमें मैं कितने भर सकता हूँ? 1 तो भर दिया, मैक्सिमम कितने भर सकता हूँ? 8 सेकंड शेल में। सो आई कीप ऑन एडिंग। इस तरीके से मैं ऐड करता जाऊँगा अल्टीमेटली जब तक ये 8 नहीं हो जाए। तो दैट मीन्स तो मैंने टोटल कितने बढ़े? 2 फर्स्ट लेयर में, सेकंड लेयर में ये 10 बढ़ चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लोगे तो फिर क्या मेरे को एक और लेयर लगानी होगी, उसमें मैं ऐसे फर्स्ट, फिर सेकंड, और ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता हूँ। कब तक? जब तक मेरे इसमें 8 ना हो जाए, क्योंकि ये मेरी आउटर मोस्ट लेयर है, right? So this way we continue filling the orbits or shell, and that is what propose a Bohr and Bohr. यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब इसको ऐसे भरने से क्या होता है? क्या मेरे जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम, इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज होता है? यस, होता है। और पूरी केमिस्ट्री मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था, एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, कि सारी केमिस्ट्री या दुनिया में जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो किससे प्रोड्यूस हो रही है? ड्यू टू दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उन्हीं से होता है। तो जिसके पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, उसकी प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। और वो कैसे होती हैं, वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। सो इसमें एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1। इसमें हुए 2। फिर क्या होंगे? पहला शेल भर गया, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में क्या होंगे? 1, फिर 2। करते करते हम कहाँ पहुंचे थे? अल्टीमेटली 7 8 जाए। फिर दोबारा से नेक्स्ट एक एक एडिशनल शेल लिया, उसमें बढ़ते जाएंगे तब तक जब तक उसमें 8 नहीं हो जाए। वाई? बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कान बी अकोमोडेटेड द आउटर ऑर्बिट इज 8। क्लियर हो गया? ओके। अब यदि हम ध्यान से देखें पहले ऑर्बिट को, या पहला फर्स्ट ऑर्बिट या शेल को देखते हैं, ठीक है, के शेल, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। न्यूक्लियस के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, या हो सकते हैं एक हो सकता है, या एक भी नहीं हो सकता है, राइट? तो यदि एटम्स, यदि किसी भी एटम के चारों तरफ पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उसके बाद दोनों अवेलेबल हैं, तो हम बोलते हैं कि ये बहुत स्टेबल है। और इस वाले में जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इट इज स्टिल एडिशनल स्कोप है, और स्कोप है, ये एक इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, या ये इलेक्ट्रॉन एक दे सकता है आयन बनने के लिए, राइट? तो एक दे देगा, बिना इलेक्ट्रॉन का हो गया। तो आप इसको बिना इलेक्ट्रॉन वाले को एक बार भूल जाओ, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, राइट? देयर इज अ पॉसिबिलिटी वन मोर इलेक्ट्रॉन कैन बी एडेड। एडेड होने के बाद क्या होगा? इट विल बिकम स्टेबल। स्टेबल मतलब केमिकली क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री के अंदर वी से इट इज इनर्ट। इनर्ट है, इसको किसी से लेना, साधु बन गया, साधु संत हो गया, इसको किसी की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स व्हेन इट बिकम्स साधु संत और स्टेबल, वो केमिकली लेस रिएक्टिव। अब वो केमिकली दूसरों से रिएक्ट, दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं बनेगा, बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में समझा था। क्योंकि एक बार उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए और दे लिए, तो वो इस बिजनेस में आएगा ही नहीं। जब वो लेने देने के बिजनेस में नहीं आएगा, सो वी से इट इज केमिकली लेस रिएक्टिव और इनर्ट, और अनदर टर्म में स्टेबल है, शांत चित्त है वो। अब नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं। दो ऑर्बिट होते तो दो ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में तो दो होंगे, उसके बाद ही इसमें आएगा, राइट? तो इसमें कितने आ सकते हैं? या तो जीरो हो सकते हैं, या मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8। जब ये जीरो है तो इस ऊपर वाले ऑर्बिट का कोई मतलब ही नहीं है। दैट मीन्स इट इज द सेम वन, दिस वन, या लेफ्ट वन जो है हमारा। ओके। तो मीन्स नेक्स्ट स्टेबल स्टेट, पहली स्टेबल कब थी? जब पहली लेयर के अंदर दो हों। दूसरी स्टेबल स्टेट तब आ रही है, वो एलिमेंट या वो एटम्स जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले में होंगे, अंदर में दो होंगे। दैट मीन्स टोटल 10 होंगे, तो वो केमिकली क्या होगा? स्टेबल होगा, या केमिकली लेस रिएक्टिव होगा, बड़ा शांतचित्त होगा, उसको कोई लेने देने की जरूरत नहीं है। वेयर एज मोमेंटली यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, इससे पहले वाला में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम होता, या तो ये केस हो सकता है, तो दैट मीन्स ये वाला जो एटम है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि ये सेल क्या अभी स्टेबल नहीं है। ये कौन से शेल की बात कर रहे हैं? सेकंड शेल। सेकंड शेल मतलब एल शेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, अभी कितने हैं? 7, एक कम हो गए, तो इसको एक चाहिए। या ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि एक केस कि भैया पहला वाला भरा हुआ है और इसमें हमारे सेकंड लेयर में कितना? एक ही इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स ये एटम क्या चाहेगा? ये अपना स्टेबल होने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली देना चाहेगा, भैया मेरे से ले लो, मैं बहुत स्टेबल हो जाऊंगा, राइट?
तो मेरे को कोई लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है, तुम ले जाओ इसको। वेयर एज ये वाला क्या चाहेगा एटम, ये चाहेगा कि मुझे एक कहीं से मिल जाए, ये बाकी को देना नहीं चाहेगा कि मुझे एक मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊँ, सेटिस्फाइड हो जाऊँगा। तो ये देने को एक तैयार है, ये लेने को तैयार है। सिमिलरली यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन और कम कर दूं, तो देखो अभी कितने रह गए, छः। तो इट मीन्स ये छः है, तो ये छः नहीं देना चाहेगा, ये कहेगा मुझे दो कहीं से मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊँ। वेयर एज जिसके पास दो है वो कहेगा भैया मेरे से दो ले लो, आई विल बिकम स्टेबल। सेम वे में यदि किसी के पास तीन है, तो अभी इसको कितने चाहिए होंगे, पाँच चाहिए होंगे, या इसके पास पहले से पाँच है तो ये तीन लेना चाहेगा, तो पाँचों को देना नहीं चाहेगा। यू विल प्रेफर कि मुझे कहीं से भी तीन इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊँ, राइट। सिमिलरली ये तीनों कहेगा ले लो, तो सो दैट आई विल बिकम स्टेबल। यदि फोर फोर हुए, एक कंडीशन ऐसे आ सकती है, चारों, कुछ केसेस में ऐसा होगा कि ये कहेगा कि मैं चारों दे भी सकता हूँ, या मेरे को कोई चार दे दे तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो ये कभी कभी चारों दे भी देगा या चारों को लेना भी चाहेगा। तो दोनों तरह की कंडीशन है। दैट मीन्स अब ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो दैट मीन्स ये क्या बता रहे हैं, देखो हमारे एटम्स का नाम भी चल होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। दैट मीन्स ये जो हमने अभी बात की, ये डिफरेंट एटम्स हैं फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। दैट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अलग होगी। ये देने को तीन तैयार है, ये दो तैयार है स्टेबल फॉर्म में आने के लिए, वेरस नीचे वाले क्या है, सब लेने को तैयार है। ये ऐसा आदमी है जो भी दे भी सकता है और ले भी सकता है। जब कोई ले सकता है, दे सकता है, जब हम ऐसी बात कर रहे हैं, कोई देने को तैयार है, कोई लेने को तैयार है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग विद डिफरेंट पर्सन्स, या डिफरेंट हम एटम्स की बात कर रहे हैं। जब डिफरेंट एटम्स की बात कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, डिफरेंट है। क्लियर। और केमिकली में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में दे आर केमिकली, जब ले रहे दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स में, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री, लेने देने कोई, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। दीज जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो केमिकली उतना एक्टिव हो गया, जो कितना कम देगा वो उतना लेस रिएक्टिव होगा, और जो बिल्कुल ही ना लेने देने में विश्वास ही नहीं करता है, खुद अपने मस्त है, तो वी से इट इज इनर्ट और स्टेबल। क्लियर यहाँ तक? वेरी गुड। So the next word is called valency. Valency of an atom means the ability of an atom to give and take number of electrons. जितने electrons दे सकता है या ले सकता है वही उसकी valency होती है. So let's start with the first element. First two elements. First is called the hydrogen. Second is helium. हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, हीलियम का He. ऐसे आपके बहुत सारे सबके सिंबल्स आएंगे, ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ना कैसे सिंबल्स देते हैं, तो आपको याद हो गए होंगे। अब इनका एक एटॉमिक नंबर होता है। ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, इस बेसिकली सीरियल नंबर। तो हमने सारे एटम्स जो 118 एटम्स है ना, उनको एक नंबर दिया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके देते गए। सो हम हाइड्रोजन को क्या देते हैं कि सीरियल नंबर 1, हीलियम को देते हैं सीरियल नंबर 2। बट वाई, एंड दैट सीरियल नंबर इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर वाई इट इज वी हैव गिवन इट 1, और इसको क्यों 2 दिया, वो हम समझ लेते हैं। वो हम कैसे समझेंगे, इफ वी नो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो ये देखो राइट में हमने हाइड्रोजन का एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन होता है, तो कितने प्रोटॉन होते हैं, नंबर 1। वेयर एज इन हीलियम, ये दूसरा वाला हीलियम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ ध्यान से देखो कि नंबर, एटॉमिक नंबर जो किसकी बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, तो दे आर ऑलवेज सेम। तो जो सीरियल नंबर हमने 1 2 3 4 वाइज दिया है, जिसको हम ऑटोमिक नंबर बोल रहे हैं, कि हाइड्रोजन का ऑटोमिक नंबर 1 है या सीरियल नंबर 1 है, वो बेसिकली किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन वो उसका सीरियल नंबर, या उसका वो एटॉमिक नंबर। हम सीरियल नंबर ना बोल क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो ये दोनों क्लियर हो गए। ओके, नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाइड्रोजन एक ऐसा ही एलिमेंट है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी न्यूट्रॉन्स ये अंदर जो हमने n लिखा है वो होता ही नहीं है, जीरो। तो n इज जीरो। व्हाट अबाउट हीलियम, हीलियम में कितने होंगे, सो लेट्स सी, तो हीलियम में कितने होते हैं, 2। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यदि बात करें, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, हीलियम में कितने होते हैं, 2। यही हम डायग्राम से हमने देखा। अब मान लो डायग्राम को भूल जाओ, आप इस टेबल के थ्रू याद करो। तो जितना ऑटोमिक नंबर है, क्या होता है, जितना प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो ही इसका ऑटोमिक नंबर होता है। या दूसरे तरीके से हमने क्या देखा था, हर एटम इररेस्पेक्टिव जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 में, तो उसके अंदर क्या होते हैं, वो एटम जो होता है इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। यही सीखा था, या बोस लॉ के अंदर, या जे जे थॉमसन, सबने यही बोला था
कि एक एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। दैट मीन्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे। यदि कम ज़्यादा हुए तो वो क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, राइट। तो अब देखो हमको मालूम चल गए कि एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। एटॉमिक नंबर 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे, बस उनका चार्ज क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ये पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होंगे। अब हम सीख क्या रहे हैं कि वैलेंसी कैसे पता लगाए, हाइड्रोजन की कितनी है, हीलियम की कितनी है। वैलेंसी मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। सो अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम किस में कर रहे हैं, शेल्स में। पहला के एल एम एन, तो फर्स्ट में के में कितने आ सकते हैं एलिमेंट्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2। तो हाइड्रोजन का तो किस में आ जाएगा, फर्स्ट में ही आ जाएगा। वेरस हीलियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो 2 ये आ गए, दोनों आ गए। तो एल एम एन के अंदर क्या होंगे, खाली होंगे, कुछ भी नहीं होगा। सो नाउ कम्स टू द पॉइंट वैलेंसी। अब देखो हाइड्रोजन का एलिमेंट कितना है, एल इलेक्ट्रॉन कितने, 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है, तो लेगा तो तभी स्टेबल हो जाएगा, देने के बाद तो स्टेबल नहीं होगा क्योंकि आयन बन गया, पॉजिटिवली चार्ज रह गया। तो यदि इसको एक्स्ट्रा मिल जाए इलेक्ट्रॉन तो ये क्या होगा, स्टेबल हो गया। तो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कितनी हुई, 1। वेयर एज द हीलियम की क्या हुई, 0। क्यों, अब ये इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता है। जब ये ले ही नहीं सकता है तो इसकी वैलेंसी हुई 0, क्योंकि ये इनर्ट है। नाउ इट इज स्टेबल, केमिकली लेस रिएक्टिव। लेट्स टॉक अबाउट द अदर फ्यू। अदर फ्यू मीन्स हीलियम के बाद होता है लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे ये इनके सिंबल्स हैं। इनके नंबर क्या होंगे, एटॉमिक नंबर, बेसिकली सीरियल नंबर। तो 1 2 है, उसके बाद क्या होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, यही नंबर हो गए। ये इनके हम डायग्राम राइट में बना रहे हैं, डायग्राम्स को बाद में देखेंगे। तो सीरियल नंबर देते हैं 10। एटॉमिक नंबर के प्रोटॉन कितने होंगे, एग्जैक्टली सीरियल नंबर के बराबर, क्योंकि प्रोटॉन से ही हमने सीरियल नंबर दिया था। ये दोनों बराबर हो गए। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो थोड़ा आपको याद रखने होंगे, धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएंगे। ये थोड़े के ना सीरियल नंबर को फॉलो नहीं करते। जैसे देखो फर्स्ट में हाइड्रोजन में था ही नहीं, हीलियम में 2 हो गए, लिथियम में कितने होंगे, 4, 3 की जगह 4 हो गए, ज़्यादा हो गए। तो क्योंकि ये न्यूट्रली होते हैं इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो आप यूँ देखेंगे कि देखो 4 है तो यहाँ 5 है, ये 5 प्रोटॉन है तो ये 6 है, ये 6 है तो देखो ये भी 6 है, 7 7 8 8 9 10 है, 10 10 है। दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे वेरीज फ्रॉम एटम टू एटम। पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के साइज को, जो मास को तो बढ़ा देंगे। मीन्स यदि एटम का मास किसके डिपेंड करता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये न्यूट्रॉन जैसे यहाँ पे देखो कार्बन में 6 + 6 मीन्स 12 हो गए, 12 यूनिट हो गए इसका मास, 12 एटॉमिक मास यूनिट, राइट। तो यदि आपको न्यूट्रॉन्स याद नहीं है तो वहाँ आप गलती कर सकते हैं। जैसे 9 का 9 नहीं होता, 9 + 10 होता है। फ्लोरीन क्या होगा, 9 + 10 कितना होगा, 19। तो एटॉमिक मास कितनी होगी फ्लोरीन की, 19 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट। तो वहाँ कहीं कहीं पे गलती हो सकती है। तो ये आपको न्यूट्रॉन धीरे धीरे करके प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे। बट नाउ कम्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने क्या देखा था, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट मीन्स ये सीरियल नंबर को फॉलो कर रहा है एटॉमिक नंबर, तो एग्जैक्टली सेम होंगे। लेट्स पुट दोज नंबर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बैलेंस होते हैं किसी भी एटम के अंदर। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हमको के एल एम शेल में डालना है। तो देखो हमने फर्स्ट शेल तो हमारा भर ही चुका है। अब यहाँ पे 3 हो गए, तो मीन्स के अंदर क्या होंगे, इन सब में यदि मैं डालूँ तो दो दो सेल डाल सकता हूँ। तो दो दो इलेक्ट्रॉन डाल दिए हर हर ऑर्बिट के अंदर। अब जो अगला एक एक बचेगा, देखो इसका कितना बचा, 2 तो यहाँ डाल के एक बचा, तो कहाँ आएगा, वो एल में आएगा। तो वो हमने यहाँ डाल दिया। इसमें 4 है तो फिर 2 आएंगे, इसमें 5 है तो 3 आएंगे। ऐसे करके नेक्स्ट में कितने हम बढ़ सकते हैं, 2 3 4, और टोटल करके हम पूरा 8 तक बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। क्योंकि किसी भी आउटर मोस्ट सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8, ये हमने सीखा था। तो हमने यहाँ क्या किया, एल से लेके 1 to 8 बढ़ दिए। अब यहाँ तक 1 to 8 बढ़ दिया, देखो 2 + 8 कितना हुआ, 10। तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया। अप टू एल शेल तक आ गया। एम में कुछ नहीं होगा और एन में कुछ नहीं होगा, तो इनमें खाली रहेंगे। अब हम इनकी वैलेंसी पता लगाना है। यहाँ देखो, या तो यहाँ देखो आप, या डायग्राम से देखो। पहला शेल भरा हुआ है, नेक्स्ट शेल में कितना है, 1। तो ये कितने दे सकता है, क्या ले सकता है, ये 1 इजीली दे सकता है। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। ये 2 इजीली दे सकता है, ये 3 इजीली दे सकता है, ये 4 दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी इनकी हम लिखेंगे 1 2 3 4। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू टेक और गिव इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 होगी। मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन ले दे सकता है, 2 दे सकता है।
व्हाट अबाउट 5 6 7 8? तो 5 6 7 में तो 5 तो देना नहीं चाहेगा, यही हमने देखा था, क्योंकि 5 है तो वो 3 लेना चाहेगा, तो वैलेंसी क्या होगी इसमें, 3 लेना चाहेगा, राइट। तो हम प्लस माइनस में लिखते हैं, बस हम ये लिखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन लेना देना सब कर सकता है, तो इट वांट 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स सो दैट इट विल बिकम स्टेबल। नेक्स्ट वाला क्या है, 6 + 2 8 हो गए। तो यहाँ पे देखो सेकंड सेल में कितने, 6, 8 होने के लिए 2 और चाहिए, तो ये हो गया। यहाँ पे 7 हो गए तो इट वांट 1, वेयर जिसके अंदर 8 हो गए तो वो उसको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए नहीं, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0। सेम वे में यदि आगे इलेक्ट्रॉन देखें, उनके सीरियल देखते जाएं, 11 12 13, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 11 12 13। देखो 2 + 8 10 तक तो भर चुका है, दैट मीन्स 10 के बाद 11 किस में जाएगा, m में जाएगा, और यहाँ कितने जाएंगे 2, इसमें जाएंगे 3, तो m नेक्स्ट जो लेयर आएगी हमारी, इसके बाद एक नेक्स्ट जो ऑर्बिट आएगा उसके अंदर 1 2 3 होंगे। यदि ये 1 2 3 है तो हमने क्या देखा था, यदि कम 1 है तो क्या वैलेंसी होगी, 1 1 का 1 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 4 का 4 ले सकता है, 4 दे भी सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे, फिर उनकी वैलेंसी सेम वे में रिपीट करेंगे। बट एक्सेप्ट एक केस के अंदर जो होता है फॉस्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15, दैट मीन्स उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 15, तो 15 को यदि डिवाइड करें तो पहले सेल में ऑर्बिट में 2 आ गए, नेक्स्ट में 8 आ गए, 10 हो गए, रिमेनिंग बचे 5। 5 हैं तो हमने क्या बोला था, यदि 5 हैं तो 3 लेके 8 होना चाहिए, 5 + 3 8। बट फॉस्फोरस ऐसा है कि वो 5 दे भी सकता है एंड इट कैन टेक 3 आल्सो, सो दैट 5 यदि वो दे देगा तो स्टेबल कितना हो जाएगा, 2 + 8 10 हो जाएगा। अदरवाइज 5 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 एम शेल बढ़ जाएगा हमारा, थर्ड ऑर्बिट बढ़ जाएगा। तो ये एक ऐसा एटम है या एक ऐसा एलिमेंट है फॉस्फोरस जो 5 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और या 3 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल भी हो सकता है, तो इसकी वैलेंसी दोनों होती है 3 and 5। अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम की 1 2 3 4 तक रहती है और फिर उससे रिवर्स 3 2 1 0 होने लगती है। क्यों होती है ये हमने प्रीवियस स्लाइड में भी समझा था और ये हम यहाँ पे भी समझे। वैलेंसी क्लियर होगी, वेरी गुड। So we can say therefore and for an atom for each element has a definite combining capacity, means valency का मतलब ये है कि हर एलिमेंट की एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। मीन्स जब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा दे रहा होता है, किससे ले रहा होता है, किसी दूसरे एटम से। जब वो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा होता है तभी तो उन दोनों में दोस्ती होगी, तभी तो उनमें केमिकल बॉन्डिंग होगी। तो दैट इज व्हाट वी सेड इज इट डिफाइंस कि इलेक्ट्रॉन लेने देने की कैपेसिटी डिफाइन द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की उसके एटम का जो है किसी दूसरे एटम के साथ क्या रिलेशंस होंगे, क्या केमिकल में बॉन्डिंग होगी, वो डिफाइन करता है। Now comes to the another important part of the chapter called relation between atomic number and atomic mass. Atomic number हमें याद है is the serial number, या हमने क्या बोला, it is the number of protons in the nucleus या number of electrons. What about mass? मास में हमने क्या बोला, न्यूक्लियस ही जो होती है उसी का मास होता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वेरी कर, न्यूट्रॉन्स वेरी करते रहते हैं, प्रोटॉन्स तो आपको मालूम चल जाते हैं। लेट्स सी, तो ये हमारा क्या है, एक एग्जांपल, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और चारों तरफ भर के घूम रहे हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट सेल में 2 है, नेक्स्ट सेल में कितने, तो लेट्स राइट इट डाउन। सो ये अंदर जो होते हैं उनको न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन यू काउंट, यस, फर्स्ट में 2 है, 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। कैन यू काउंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ट्रायल वाले 1 2 3 4 5 6 7, सो दे आर आल्सो 7। वो होने भी 7 चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 7 के 7 होंगे मैंडेटरी नहीं है, ये वेरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ काउंट कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इन दिस केस दे आर आल्सो 7, राइट। अब प्रोटॉन्स का वेट होता है और न्यूट्रॉन का वेट होता है। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास 7 प्रोटॉन्स हैं, 7 न्यूट्रॉन्स हैं। तो यदि मैं कोई वैलेंसी पूछे, चलो मास निकालने से पहले हम वैलेंसी निकालें, वैलेंसी ऑफ दिस एटम बताओ क्या होगी, अभी पढ़ा था हमने। तो आउट सेकंड शेल में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, वो कितने सकते हैं मैक्सिमम 8। तो दैट मीन्स ये 5 तो दे नहीं सकता है, बट फॉस्फोरस नहीं है, तो ये क्या है, कोई और एलिमेंट है, तो अभी आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं।
तो ये फास्फोरस नहीं है, तो ये 5 तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। ये क्या करेगा, इट विल ट्राई टू प्रेफर, इट विल टेक 3 मोर इलेक्ट्रॉन सो दैट सेकंड सेल में हमारे 8 हो जाए, राइट। तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 3, ये इसकी वैलेंसी होगी। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था एटॉमिक का क्या होना नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो राइट। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से। एटॉमिक नंबर कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड द वैल्यू इज 7, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। अब बात करते हैं मास, क्योंकि हर चीज का मास होता है, इलेक्ट्रॉन्स का भी होता है, प्रोटॉन का भी होता है, न्यूट्रॉन का भी होता है, विल हैव सर्टेन मास। और मास ऑफ अ कंप्लीट एटम का बोलेंगे तो उसका क्या होगा, मास जो है एटॉमिक मास यूनिट में होता है, यूनिट उसकी यू होती है, मॉडिफाइड यूनिट, राइट, एटॉमिक मास यूनिट यू। सो इलेक्ट्रॉन का मास सपोज ई एम है, प्रोटॉन का पी एम है, सबको स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या सीखा था कि अप्रॉक्सीमेटली जीरो होता है, क्योंकि इनका प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इतना ज्यादा होता है, उसके रेस्पेक्ट में निग्लिजिबल होता है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो सकते हैं। यदि ये जीरो है तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, देखो यहाँ 7 है तो 7u, न्यूट्रॉन है तो उसका मास कितना 7 है तो कितना होगा 7 एटॉमिक मास यूनिट। तो मास ऑफ एटम यदि मेरे को निकालना है तो मास ऑफ द एटम कितना हो गया, और यू में इन तीनों को सम कर लो, ये जीरो है तो ये प्लस ये, और ये प्लस ये क्या है, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, उसको किस में, यू में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। इफ आई राइट, तो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, और उसको उसकी यूनिट यदि मैं यू लिख देता हूँ, दैट इज मास ऑफ एटम। तो इस केस में ये जो हमारा पर्टिकुलर केस ले रहे हैं, यही चीज जो होती है, जो हमने टेबल पढ़ी थी स्टार्टिंग में, राइट, तो यही टेबल थी ऐसी, या प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ी थी, जिसमें हमने यहाँ देखा था कि उन्होंने एलिमेंट दिए थे, उनका ऑटोमिक मास यूनिट दी थी, तो उन्होंने ऑटोमिक मास यूनिट कैसे निकाली, तो कैसे निकाली यहाँ समझ में आ रहा है कि उन्होंने कैसे बोली कि उनकी यूनिट कार्बन की 12 होगी, कि नाइट्रोजन की 14 होगी, कैसे निकाल रहे हैं, इस तरीके से निकाल रहे हैं। और इसी को यदि मैं थोड़ा एनलार्ज वे में लिखूं और बड़ा करके, मीन्स ये तो एटम हो गए, उनके सिंबल लिख दिया हमने। अब इसमें जो एटॉमिक मास यूनिट से पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में, तो वी कैन राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हमने अभी पता लगाए थे, उसमें लिखे हुए थे, तो हमने यहाँ लिख दिए। अब नाउ लेट्स सी, जो हमें एग्जांपल दिया है, यदि मैं नाइट्रोजन को देखूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, 7। तो ये जो हमने सिंबल दिया, ये जो एटम का डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे देखो 7 है, न्यूट्रॉन भी 7 है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की, जिसको रिप्रेजेंट एन से करते हैं। यदि ये एन से करते हैं, तभी तो एटॉमिक मास क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मीन 7 + 7 14। देखो यहाँ दिया हुआ एटॉमिक मास यूनिट, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट कितना है, 14, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, और उसकी यूनिट ये मैं यू में लिख दूँ। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है यहाँ पे, अभी हम निकाले 7 7 7 + 7 यहाँ लिख देते हैं, और आई कैन राइट इट इज 14u। इट इज एग्जैक्टली व्हाट इज दिस। सेम वे में यदि मैं मास ऑफ यदि कार्बन एटम लेता, तो कार्बन एटम में यदि यहाँ देखूं तो ये कार्बन एटम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 6, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 6 + 6u, 6 + 6u कितना होगा, 12u। और यदि मैं इस डायग्राम में देखूं, कार्बन कहाँ है, देखो यहाँ, तो ये कार्बन यही तो था जो हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, राइट। यहाँ तक क्लियर है, ओके। जब हम किसी भी एटम को लिखते हैं, तो हम देखो कार नाइट्रोजन को खाली नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिख रहे हैं, हीलियम को हीलियम लिख रहे हैं, और फिर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं। बट बहुत बार हम सिंबल इस टाइप का देखेंगे, जैसे ये ग्रीन कलर में दिखाया, मीन्स एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, 7 इज द एटॉमिक नंबर, तो ये जो 7 होता है बॉटम में जो लिखते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और ये 14 क्या हुआ, इसका एटॉमिक मास, यही तो निकाला हमने 14 मास, नाइट्रोजन का मास, एटम के मास, तो ये ऊपर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। तो जब भी हम कैपिटल लेटर में जो भी सिंबल हम होता है वो होता है एलिमेंट, और बॉटम लेफ्ट साइड में जो नीचे लगा रहता है, लिखा रहता है, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो होता है एटॉमिक मास होता है। ये इसलिए लिखते हैं कि बहुत बार एटॉमिक नंबर यदि 7 है तो कोई जरूरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 हो, क्योंकि वो वेरी कर सकते हैं। जैसे देखो बोरोन में एटॉमिक नंबर क्या है, 5, इट इज नॉट डबल, इट इज 11, तो यहाँ पे हम 11 लिखते हैं। इस केस में तो 7 × 14 हुआ। 6 के केस में भी इजी था, 6 के केस में मास कितना होगा, 12, डबल हो गया।
तो नॉर्मली डबल रहता है, पर बहुत सारे केसेस में ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए डबल का फॉर्मूला याद मत रखना, आपको याद रखने होंगे कि नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7, मास इज 14। एंड यू रिमेंबर, जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने बोला था, जो स्टैंडर्ड 1961 में उन्होंने बनाया था, जो हमारी एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसने सारे सिंबल्स को डिफाइन किया था और उनके एटॉमिक मास डिफाइन किए थे, तो उन्होंने कहा था मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज इक्वल टू 12 AMU। वाई 12 AMU? क्योंकि ये ऐसे अभी हमने निकाला मास ऑफ कार्बन एटम। मास ऑफ कोई भी एटम क्या होता है, इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एटॉमिक मास यूनिट में दिखा दो, क्योंकि इसका मास प्लस इसका मास, यही मतलब है। दैट इज वाई कार्बन 12 जो होता है, जो आइसोटोप होता है, उसकी मास यूनिट होती है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस आइसोटोप, इसको भी समझ लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो समझ गए, तो why carbon 12 isotope and what is this isotopes? Let's understand this. तो आइसोटोप्स बहुत क्या चीज होती है? आइसोटोप्स का मतलब होता है कि इन नेचर atoms of some elements have been identified which have the same atomic number but different mass number. Mass number means atomic mass. एग्जाम्पल ले लेते हैं जब बहुत क्लियर होगा। जैसे हाइड्रोजन है, हमने पढ़ा था वन, लेफ्ट में नीचे क्या लिखा है, दिस इज एटॉमिक नंबर और ये उसका मास है 1। वाई 1? बिकॉज इसके न्यूट्रॉन होते ही नहीं है और प्रोटॉन एक ही होता है, तो ये इसका मास है। बट क्या बोल रहे हैं हम, एटम्स ऑफ सम एलिमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यदि हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास इसका 1 है, तो इसके और भी ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। यस देयर आर, लाइक हाइड्रोजन केस में सेम एटॉमिक नंबर है, मास बढ़ गया, दैट मीन्स कोई एक न्यूट्रॉन कहीं से गेन हो गया। एक और हाइड्रोजन है, सेम एटॉमिक नंबर उसका 1 है, एटॉमिक नंबर 1 में इतना ही, प्रोटॉन तो अपने उतना ही रहे, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही रहे, पर न्यूट्रॉन्स इसमें बढ़ गए, तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 2 न्यूट्रॉन्स हो गए। तो एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो इस टाइप की चीजों को, मीन्स हाइड्रोजन को जब अपना एनवायरनमेंट में ढूंढेंगे, जब आप गैस देखते हैं बहुत सारी हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस जब देखते हैं तो उसमें खाली ये वाला एलिमेंट नहीं होता है, यू विल फाइंड दिस आल्सो, यू विल फाइंड दिस आल्सो, तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, परसेंटेज वाइज अलग अलग हो सकती है। और कोई एग्जांपल, तो ये हाइड्रोजन एटम का हो गया। और एग्जाम के लिए, अच्छा इनके नाम भी होते हैं, इसको बोलते हैं जहाँ हाइड्रोजन 1 1 होते हैं, मीन्स 1 एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास, तो उसको बोलते हैं प्रोटियम। जहाँ डबल हो गए उसको बोलते हैं डीट्यूरियम, राइट। इसको बहुत बार डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से ना करके डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जहाँ थ्री होते हैं उसको बोलते हैं ट्रीटियम, और इसको हम टी से, कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कोई बोले ट्रीटियम का एटम है, दैट मीन्स इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैविंग 1 is the atomic mass where atomic number और atomic mass is 3, that is what is called tritium। इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, यहाँ पे एटॉमिक मास 2 है और ये एक ही है, प्रोटियम। तो ये इनके नाम होते हैं, एंड दीज आर हाइड्रोजन के एटम्स हैं या हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। तो ये लेफ्ट वाला आपको हमेशा याद रहेगा एटम, और ये उसके आइसोटोप्स हो गए। सेम वे में जैसे कार्बन 12 होता है, ये भी डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है। जो मोस्ट फेमस फॉर्म है उसमें होता है, उसका मास होता है या तो 12, या एक और होता है जिसमें उसका एटॉमिक मास होता है 14। 14 मीन्स पहले वाले ए बी केस में देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 ही उसमें न्यूट्रॉन्स हैं, राइट। प्रोटॉन तो 6 ही हैं, तो 6 पर 6 12 हो गया। वेयर एज इस केस के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं, दैट मीन्स 14C6 के अंदर जो कार्बन का आइसोटोप्स है उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 14 होंगे। इसलिए क्योंकि उन्होंने, ये ज्यादातर कार्बन इस फॉर्म में मिलता है, ये उसके साथ साथ में मिल जाता है। सेम वे में क्लोरीन एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और उसका एटॉमिक मास नंबर कितना है, 35। एक इसका यदि आइसोटोप की बात करूं तो वो इस फॉर्म में मिलता है कि 17 एटॉमिक नंबर है, उसका मास इज 37, दैट मीन्स इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं। तो दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स when similar atoms with same atomic number बस mass number is different, these are called isotopes। क्यों मास ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होने से हुआ क्या, एक तो मास बढ़ गया। तो आइसोटोप्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट
हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और यदि डिफरेंट मास नंबर, उससे क्या होगा, एक तो ये भारी हो गए और क्या कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं। अब थोड़ा हाइड्रोजन वाले केस से ही समझते हैं पहले, फिर क्लोरीन को लेंगे। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इनके मैनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। जब भी आप ये एटम या एलिमेंट्स को दोगे, ये एनवायरनमेंट में देखोगे, तो ये आपको हमेशा मिक्सचर फॉर्म में मिलता है, कभी भी प्योर फॉर्म में खाली हाइड्रोजन ऐसे नहीं मिलेगी, उसके आइसोटोप्स भी उसके साथ में मिलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ईच आइसोटोप ऑफ एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। सो ये भी प्योर है, ये ड्यूटेरियम भी प्योर है, ट्रिटियम भी प्योर है, ये प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म में भी इसमें कुछ मिलावट नहीं है, ओनली न्यूट्रॉन्स ऐड हुए हैं, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, बस थोड़े भारी हो गए। बिकॉज ये थोड़े भारी हो गए, तो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर। इन सारे आइसोटोप्स के, प्रोटीनियम हो, ड्यूटेरियम हो या ट्रिटियम हो, इन तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। मीन्स केमिकली दे आर, बिल्कुल उनकी प्रॉपर्टी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमने बोला था केमिस्ट्री में सब कुछ लोचा हो रहा था, किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा होता है। क्योंकि इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ओनली डिफरेंस इज, बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स ये हल्का होगा, ये थोड़ा सा और भारी होगा, ये थोड़ा सा और भारी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ गए, राइट। तो देखो, यदि हम इनके डायग्राम भी बनाएंगे तो वी विल से कि इस केस में न्यूट्रॉन जीरो है, इसमें एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है और इसमें दो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, राइट। तभी इसका मास 3 हुआ। क्लियर? ओके। अब यदि मैं क्लोरीन के केस में लूं, जिसके हमने कहा था दो आइसोटोप्स होते हैं, एक का मास होता है 35, एक का होता है 37 एटॉमिक मास। यदि ये होता है, तब हम इन्वायरमेंट में जाते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, वो मिक्सचर्स में फॉर्म में मिलते हैं। जब मैं क्लोरीन गैस को जब मैं इन्वायरमेंट से सक करके लूंगा, तो मेरे को क्या होगा, खाली ये क्लोरीन नहीं आएगी, ये वाले आइटम्स भी आ जाएंगे। जब ये वाले आइटम में आ गए, तो इनकी रेशियो क्या होती है, जब भी आप देखोगे हवा में, तो 3:1 की रेशियो मिलेंगे। मीन्स यदि मैं 4 एटम लूंगा, उसमें मेरे को 3 ये वाले मिलेंगे और एक आइसोटोप ये वाला मिलेगा। 4 एटम्स ऑफ क्लोरीन के यदि लेता हूँ, दैट मीन्स हमेशा ऐसे ही रहेगा, 3:1 की रेशियो मिलेगा। इस कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चारों के चारों आपको क्लोरीन 35 वाले मिले, आपको क्लोरीन 37 का एक जरूर मिलेगा। चारों में से में 3 इसके होंगे तो एक इसका होगा। यदि ऐसा होता है, तो हम क्या करते हैं, इसी के लिए क्लोरीन में आपने देखा था, हमने इसका एटॉमिक मास इनिशियली पढ़ा था, कितना लिया था, ना तो 35 लिया था ना 37, हमने लिया था 35.5, राइट, यही लिए थे। और यदि हमने इसका मास 35.5 लिया था, तो कैसे लिया था, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम एवरेज मास ले लेते हैं। एवरेज मास कैसे लेते हैं, तो एवरेज मास ऑफ द क्लोरीन एटम विल बी लाइक दिस। 35 एक है, कितने रेशियो में, 3:1, तो 3 आउट ऑफ 4 ये है, और 37 कितना है, 1/4, 1 है, ऐसे ही निकालते हैं रेशियो में। इनको सॉल्व कर लो, डिवाइड मल्टीप्लाई करो, तो ये आप करेंगे 105/4 लिख सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 37/4, 4 सेम है, तो ऊपर को ऐड कर लो। सो ऐड किया 142.4, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना है, 35.5 यू। दैट इज वाई जब हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, तो हमने क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना लिया था, 35.5। एंड आई टोल्ड यू कि यही एक क्लोरीन एक ऐसा एटम है जिसका जो एटॉमिक मास है वो पॉइंट्स में आता है, अदरवाइज सबका जो है कोई पॉइंट्स में नहीं आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और आप पढ़ लेना पूरे एलिमेंट्स को, 118 एलिमेंट्स को। एक यही ऐसा है जिसका पॉइंट में आता है, क्यों, क्योंकि इसके दो आइसोटोप्स मिलता है जिनकी रेशियो 3:1 है, और उसको हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। सिमिलरली एक और आइसोटोप होता है, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज एज अ फ्यूल इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो सिंपल प्लेन यूरेनियम में एक स्पेशल जो आइसोटोप्स होता है, वही यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूज करते हैं। एंड आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट एक और होता है, उसका भी एक आइसोटोप था, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो आइसोटोप्स की भी यूसेज होते हैं। ऐसे ही एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन होता है, इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। एक बीमारी होती है, उसमें आयोडीन का आइसोटोप यूज होता है, प्योर आयोडीन नहीं होती, जैसे क्लोरीन है, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म, वेयर एज दिस इज द आइसोटोप। यहाँ पे हाइड्रोजन में प्रोटीनियम इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मैक्सिमम परसेंटेज जिसकी ज्यादा मिलती है उसको हम प्योर बोलते हैं तो सारे प्योर, बट हम बोलते हैं दिस इज द मोस्ट। जब भी हाइड्रोजन की बात बोलेंगे, हम नॉर्मली ये बोलेंगे। और जब हम ये बोलेंगे ड्यूटेरियम ट्रिटियम, वी विल से दीज आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली जब हम क्लोरीन की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे 35 1735 Cl जो है क्लोरीन, वो ये है,
और ये उसका क्या है 1737, ये उसका आइसोटोप्स है। उल्टा नहीं पढ़ेंगे कि 1737 जो है ये जो है इस, तो ये तो प्योर प्योर क्लोरीन है और ये इसका आइसोटोप है। नो, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज देखो 3:1 में 700% में से 75% क्लोरीन जो आपको एटम मिलेंगे, क्लोरीन के वो ये मिलेंगे, बाकी 25% क्लोरीन के ये मिलेंगे। सेम वे में हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम ट्रिटियम की हाईएस्ट जो एटम्स, यदि आप एक पर्टिकुलर कमरे के अंदर भी यदि हाइड्रोजन देखेंगे तो आपको प्रोटोनियम ज़्यादा मिलेंगे कंपेयर टू अदर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। एंड एक्जैक्टली सेम थिंग फॉर द कार्बन C6 है ना, C612 या 614। तो C12 जो आइसोटोप है कार्बन का, वो हमको हाईएस्ट एनवायरनमेंट में या नेचर में मिलता है। क्लियर? Now the last part of the chapter is called isobars. अब ये isobars क्या होते हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं। ये क्या है? कैल्शियम, जिसका 20 इज एटॉमिक नंबर, 40 इज द एटॉमिक मास। मीन्स इसमें 20 जो है प्रोटॉन्स हैं, और यदि ये 20 है तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 40 माइनस 20, 20। तो 20 न्यूट्रॉन्स हैं, उसमें 20 प्रोटॉन्स हैं। वेयर एज दिस इज अनदर एलिमेंट, जैसे ए आर मीन्स क्या होता है? आर्गन, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 18, पर एटॉमिक मास देखो 40 सेम। तो एटॉमिक मास जहाँ पे सेम हो गए, एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर डिफरेंस है, मीन्स प्रोटॉन्स तो डिफरेंट है, पर इसमें इतने एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स हैं कि दोनों मिलके 40 हो गए। तो लिख लेते हैं दोनों का, राइट। और ये इसमें आपको याद रखने के लिए हमने क्या बताया था, कोई भी एलिमेंट लिखते हैं तो जो बॉटम पार्ट होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ इन दोनों एलिमेंट के, दो बोथ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट, इनके एटॉमिक मासेस आर सेम, वेयर एज द एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट। सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। ये कैल्शियम का, आर्गन और कैल्शियम दोनों एक दूसरे का आइसोबार्स हैं। कहने का मतलब समझ लें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने में दोनों, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लिख सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने होंगे? 20। प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर। इसके न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? इसमें 18। अब इनमें न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं तो 40 माइनस 20, 20 हुआ। और ये 40 माइनस 18 कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22। तो आर्गन के अंदर प्रोटॉन्स कम होते हैं, न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, बिकॉज इन दोनों का सम 40 है, दैट इज वाई इनका एटॉमिक मास सेम है। So such atoms of different elements, yeah, these are different elements with different atomic numbers. These 18 and 20 are different atoms which have the same mass number, are known as isobars. Means इन दोनों atoms को हम क्या बोलते हैं? Isobars. Isotopes में क्या था? सेम एटॉमिक नंबर होता है पर एटॉमिक मास अलग अलग होता है। मीन्स सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोबार्स डिफरेंट एटम्स के होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। Clear? So if you have any query or feedback, please suggest and please do write to us at milabintegration@gmail.com, and please like, share and subscribe it so that we can support you in a better way. Thank you very much. Namaste.